हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से पूरी टीम के साथ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल का दिन दोनों शिफ्ट हो चुकी हैं। पहले शिफ्ट के मुकाबले जो सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रही। फिर कल हमने उसी के हिसाब से बहुत सारी क्लासेस आपको दी। आज की शिफ्ट देखने वाली बात होगी। उम्मीद तो है कि आज की शिफ्ट कल की पहली वाली शिफ्ट की जैसी रहनी चाहिए। और क्वेश्चंस भी इस बार लगभग के लगभग ऐसा रहा कि कोई ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं कि जो एक एक दो दो बार नहीं हुआ हो। दो चार क्वेश्चंस की तो नहीं कहता, अन्यथा आपका इस बार हमने टारगेट तो 85 लिया था, लेकिन 95 तक क्रॉस किया है। एक और सबसे अहम बात क्या है कि इस बार इतना अच्छा करने का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन मेरी समझ में आया वो ये कि कुछ हमने ऐसा वो नहीं किया कि भाई मतलब कोई टोना टोटका किया हो। वो एक सिंपल सी बात थी कि हमने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा की। आप सब इस बात को मानते हो कि आपने थोड़ी सी इस बार ज्यादा मेहनत की, आपका स्कोर पहले से अच्छा आएगा 100%। कारण उसका है कि आपने पहले से ज्यादा मेहनत। पहले क्या होता था, पेपर से 10 दिन पहले शुरुआत करी, सर जी मैराथन ले दो और सर जी मुझे तो मेरा पेपर लिखाओ। इस बार हमने सितंबर से ही शुरू कर दिया था। हम लोग जैसे लेखपाल का पेपर खत्म हुआ, हम लोग तभी से 40 दिन का ले आए थे। याद है ना आपको। संजीव 40 दिन की इस बार हमने मेहनत की। उसके बाद में संजीवनी बूटी भी हम पहले 15-20 दिन पहले ले आए। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को करवाई। तो हमने कई बार इस बार कोशिश की, ऑफलाइन भी करवाया कि भाई हर तरीके से आपको पता हो कि भाई इस बार हम लोग किसी भी छोर को कमजोर नहीं छोड़ना चाहते। तो मुझे तो बस उसी मेहनत का, जैसे करंट अफेयर में देख रहा मैं यार करंट अफेयर तो सारे आए। फिर मैं सोचा कि एक कारण ये था कि हमने कराया, हमने छोड़ा कुछ नहीं। और ये जरूरी भी है भाई, एग्जाम में एक एक नंबर की जिद लड़ाई होती है। अगर मैं छोड़ के आऊंगा तो किसका नुकसान करके आऊंगा। जैसे कोई बच्चा कहता है सर आपने ज्यादा पढ़ा दिया। मेरे भाई तो इसलिए पढ़ा दिया ना कि तू कुछ छोड़ के ना आए। छोड़ के आने में तो थोड़ी ना तेरी झंडा बुलंद होगा, तो सारा करके आए उसमें झंडा बुलंद होगा। क्योंकि जो फेल होते हैं, कम नंबर आते हैं, उनको कौन पूछता है। पूछते तो उसको है ना जिसके ज्यादा नंबर आते हैं। इज्जत तो उसी की होती है ना सर। क्या बोलते हो सर। हरेंद्र सर, आपका एक्सपीरियंस इस बार कैसा रहा, थोड़ा बताइए। देखो सर, जो पेपर है आपका लेवल बिल्कुल मतलब मुझे लगता है एकदम नॉर्मल पेपर आ रहा है। बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर तो है नहीं। एक दो सवाल हैं जो थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं। बाकी जो आने वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो पहले जो पोर्शन आप जीएस वाला आसानी से कर सकते हैं मुश्किल से 15 मिनट में। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो आपको नहीं पढ़ाया गया। तो इवन आप कह सकते हैं दो दो बार मतलब इधर सर मिक्स क्वेश्चन करा रहे थे, बाद में टॉपिक वाइज भी कराए। मैंने सारे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। बाकी ग्राफ की भी आपकी रेगुलर क्लास में तो सारी की सारी क्लास है। और शाम को संजीव सर भाई इतना ज्यादा पढ़ा दिया है ना। मतलब मैं तो बच्चों से सर मिला था नहीं सर, मैं बस रोडवेज बस स्टैंड पे भी जाके रात को बच्चों से मिल के आया था वहाँ पे मेरठ में, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे मिले तो बोले सर कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है, एकदम पेपर अच्छा जाना चाहिए। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे मिले तो ज़्यादातर बच्चों का अच्छा पेपर गया, बेहतरीन। तो उम्मीद है कि आपका भी अच्छा जाएगा जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं। बाकी फर्स्ट शिफ्ट वालों का अभी पता चल जाएगा कि जो भी अभी पेपर आएगा तो आप खुद ही बता देंगे कितना शानदार गया आपका पेपर। और सबसे जिसको टफ लग रहा है ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब हर पेपर में यार 8 से 10 क्वेश्चन तो सर टफ रखे जाते हैं, क्योंकि 37 लाख बच्चे हैं। तो यार नहीं, वो रखे जाते हैं क्रिटिकल माइंड। क्रिटिकल माइंड कि मतलब आपका बुद्धि कितनी है, ट्रिकी कितना यूज कर पाओगे, क्योंकि 37 लाख में से छाटने भी दो हैं, वरना सबके सब एक ही जैसा नहीं करके आएंगे अगर सारे क्वेश्चन सेम होंगे तो इसलिए ट्रिकी क्वेश्चंस रखे जाते हैं, वो हर पेपर में रखे जाते हैं। तो अगर आप उनमें फंस रहे हैं तो उनको लास्ट में रखिए, क्योंकि तो ऑफलाइन पेपर है, आपके पास सीधा ऑप्शन है, वो पन्ना पलटा वहां पहुंच गए, उस पर गोला करके आप रख सकते हो कि यार इसको मुझे बाद में करना है। बात है सर कि अगर ये प्रैक्टिस की, जैसे आपने इतने सारे ग्राफ करवाए, ग्राफर वो इतना इनको हर एक आइडिया दे दिया। सिंपल सी बात। सोचो पाई चार्ट तक कराया गया। बैंक का क्या मतलब, क्लैरिकल लेवल और पीओ लेवल तक के क्वेश्चंस इनको कराए, तो जो अब कैलकुलेशंस है वो यहाँ पे सिखाई। अब वहां पे अगर तुम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी बात गलती है है कि तुमने प्रैक्टिस की, या स्पीड तुमने गलत जगह से पढ़ा या तुमने मतलब सही। हमारा स्टूडेंट जो है लगातार जो लगातार पढ़ा है ना क्लास के उसे अंदर। कोई समस्या नहीं रही होगी। और जिसने सर क्लास के बाद जिसने टेस्ट सीरीज लगाई है ना, मैं आज गारंटीड कह सकता हूँ, क्योंकि शायद 10 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना कि हमारी टेस्ट सीरीज थोड़ी टफ है। मैंने खुद कहा था सर से जा करके ये बात, मैंने शायद हमारी टेस्ट सीरीज थोड़ी टफ है, लेकिन अब वो चीज को ना हम कह सकते हैं जो टेस्ट सीरीज टफ थी ना वही पेपर है सर। अब देखो सबसे अच्छी बात एक और है कि अब ये तो एक प्री है, आगे आप बहुत सारे मेन एग्जाम्स देखो, बहुत सारे आप लोगों का सीजीएल का है। अब आप लोगों के कौन कौन से एग्जाम है जरा एक बार लिख दीजिए।
यूपी कांस्टेबल है, जीडी है, एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस MTS है, कांस्टेबल आएगा, एसएससी एमटीएस आएगा, सीएचएसएल आएगा, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ आएगा, एसआई और लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, गन्ना इससे मुख्य परीक्षा की आएंगी। इस बार सही को चुनाव करना, ऐसे व्यक्ति को जो आपको डीपली पढ़ाए, कुछ छोड़े ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आधे घंटे की अन्यथा क्लास में सर कभी कुछ मुझे नहीं हो पक्का पाता। पता है जीडी कांस्टेबल में आप लोग अगर ऐसा ही करोगे, जो एग्जामपुर से बहुत कम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आप लोग रोगे पेपर के बाद आके, गारंटी रोगे। और सर आधे घंटे की क्लास में आपको क्या लगता है आप कितना पढ़ा लोगे, आप कितना करा दोगे? एक मैं- नॉर्मल सी बात है। इसमें सिंपल सी चीज एक है कि बात है कि कंटेंट, बात है कि कंटेंट आप कितना प्रैक्टिस करवा रहे हो। और पढ़ने से किसी का कोई मरता वरता नहीं है, और ना ही पढ़ने से ऐसा है कि कोई बीमारी हो जाती है, कोई बीमारी नहीं होती। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय लोगे पेपर में, उतना कम समय लोगे उतने अच्छे से बार बार रिवाइज कर पाओगे कि हाँ भाई मेरा आंसर सही है गलत है, उतने अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि अगर आप लुसेंटी लेवल पे जा रहे हो तो आज के जमाने में पास नहीं कर पाओगे, आज बहुत बहुत डिफरेंट हो गया है। चलो ये तो प्री है, यहाँ रोल है कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम अगर जीडी और कांस्टेबल दे के आए और वहां रोए, वो बहुत दिक्कत करेगी तुम्हें जीवन भर, क्योंकि वो तो एज ही नहीं होती ना कि बार बार वैकेंसी आती रहे। 4 साल बाद आएगी यूपी की, ये तो मौका लग गया, चलो 1 साल बाद आ रही है जीडी की, लग गई 2024 चुनाव। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि खामियाजा पक्का जैसे भुगतना लेखपाल पड़ेगा। देख लो, अभी इसके बाद कोई ना कोई वैकेंसी आएगी। लेखपाल आएगी, कानून गो की आएगी, आपका वीडियो की आएगी, लोअर पीसीएस गन्ना पर्यवेक्षक, परीक्षा कोई भी हो, लेकिन हमें डीप पढ़ना पड़ेगा और ऐसा चुनाव करना पड़ेगा कि जहाँ डीप पढ़ना पड़ेगा। और इस बार का तो मैं देख रहा था कि 2-3 क्वेश्चन आपने देखे होंगे, चाहे वो अर्थशास्त्र के हो, हिस्ट्री के हो, बिल्कुल एकदम आईएएस, मैं कहता हूँ यूपी पीसीएस में नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं। दिमाग को सोचना पड़ रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों से करा रहा है, वो कराना चाह रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। मैं और हर रटने उसमें वाला बच्चा नहीं कर पा रहा। 3-3 क्वेश्चन, रटने वाले का तो मास्टर ना कर पाए, वही रटने वाले का तो, क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग है। आपने उसको अच्छे से जब समझा होगा क्लास में, फिर उनमें से एक ऑप्शन जो आ गया ना, इनमें से कोई नहीं, वो मामले को और टफ कर दे रहा है, वहां एलिमिनेशन फेल हो जाता है, इनमें से कोई नहीं में एलिमिनेशन फेल हो जाता है उन क्वेश्चंस में। तो आशीर्वाद तो बच्चा आप लोगों के लिए रहता है। देखो मेहनत जो होती है ना टीचर की, वो आशीर्वाद का रूप होती है एक तरीके से देखा जाए। ईश्वर भी देखता है कि भाई ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनके स्टूडेंट को कैसे पीछे रह जाने देंगे, वो कारण होता है। तो हम लोग तो खैर आशीर्वाद आपको मेहनत से दे देते हैं, इतना सब कुछ मेहनत करा के। अभी भी देखो, अगर मैं आपसे कहूं अभी भी एक कमी रह गई, मेरी 3 दिन तबीयत खराब रही, मैं करंट अफेयर 2 बार रिवाइज करके भेजा, मैं 3 बार करा के भेजना चाहता था, लेकिन वो 3 दिन 4 दिन का तबीयत खराब रह गई। तो उस वजह से अब इन सब चीजों को अब क्या पता चलता है कि इस बार हमने 1.5 महीने पहले इनको सब कुछ सेट किया, इस बार आज से सेट करेंगे, इस बार कल से ही सेट करेंगे। इस बार ऐसा नहीं कि पेपर आएगा तब नहीं, पेपर तक तो 10 बार रिवीजन कर चुके हो। क्या तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो? पेपर आने वाला है, तुरंत कराने शुरू कर देंगे। हमारे लोग गए हुए हैं सेंटर पर, हमारे लोग गए हुए। सर अब तो कुछ लोग बोल देते हैं कि इतना सब पढ़ाई दे तो आएगा नहीं, आएगा नहीं उसमें, तो हम मना किए हैं कि आप भी पढ़ा आप लो छोड़ ना दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मत पढ़ो उतना भाई, हम इसका मतलब आप पूरी क्लास ले रहे हो, तभी तो आपको पढ़ाई कि हम कुछ नहीं छोड़ रहे। तो बेटा तुम छोड़ो ना, एक छोड़े, दोनों तरफ से हम कैसे छोड़ दें? तुम छोड़ दो, तुम मत लो उस क्लास को। तो इस बार मन है कि चाहे वो जीके हो, चाहे वो अपना करंट हो, स्टैटिक हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हर चीज कम से कम 4-4, 5-5 बार रिवाइज करके जाएं आप, 4-4, 5-5 बार, ये कोशिश रहे इस बार। उसके लिए बस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा अभी से। तभी आप में से जितने लोग एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो, आज रात 8 बजे वर्दी बैच लॉन्च हो रहा है। एक तो आप सब लोग उसमें लाइव आए, दूसरी बात अभी समय निकालकर प्री बुकिंग कर दे, जिसका सेकंड शिफ्ट में पेपर, वो पेपर देने के आने के बाद 3 घंटे बचेंगे तब कर दे, लेकिन प्री बुकिंग जरूर कर दे, नहीं तो आप कुछ को बहुत नुकसान आज होगा। 8 बजे का, 8 बजे के बाद पछताओगे नहीं करोगे तो। इसमें तो कई सारी नई चीजें जुड़ रही हैं। हाँ, जैसे कुछ एक फाउंडेशन का बहुत बढ़िया चीज आई है,
देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है, जैसे हम लोग क्या करते हैं सीधे टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, उससे पहले बेस हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो चैप्टर में समझने में बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ विवेक सर ने एक नई चीज जोड़ दी है कि हम पहले उसे बेस को क्या करेंगे, कैसे अक्षर आए, कैसे अक्षर जुड़ते हैं। जैसे एक हिंदी की बात हम कर रहे 40 हैं, से 45 क्लास देंगे हाँ हम 40 से लोग। 45, तो हर एक अध्यापक इसमें क्या है, पहले बेस आपका मजबूत करेगा, इसके बाद आपको बैच में ले जैसे जाएंगे। हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको हिस्ट्री की 2 हाँ क्लास जैसे कॉम्पिटिशन बीसी है, ये सब हम नहीं समझ पाते हैं क्या है। ईसा पूर्व ये क्या होते हैं, पंचांग क्या हाँ। होता है, पुरा पाषाण पाषाण ये सब क्या है ये शब्द जो होते हैं मुश्किल मुश्किल से नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग सर इसमें क्या है कि अभी जैसे हिंदी के लिए हमने 3 क्लासें ली, अब इनका क्या है कि ये चीजें एकदम हम बड़माला शुरू कर देते हैं, तो ये समझ ही नहीं पाते बड़माला का उच्चारण ही कैसे होता है। तो उस बेस को मजबूत करेंगे ना कि आपको इस बार सबसे अलग देखोगे, और लुसेंट पुसेंट तो भूल जाओ, लुसेंट भूल जाओ, सर इसमें तुम्हें पता चल जाएगा। हमने कब का पढ़ाना बंद कर दिया लूप। सेकंड चीज, मैथ में बहुत बढ़िया, रीजनिंग में बहुत बढ़िया हम लोग वो लेकर चल रहे हैं बेस फाउंडेशन, कि आप लोग कैलकुलेशन से शुरू कर रहे हैं, जोड़ घटाने भाग से। और इस बार तो मंत्र ही देखोगे, क्योंकि तैयारी वो बच्चा करता है जिसको नहीं आता, जिसको आता वो तो तैयारी करता ही नहीं है, और जिसको नहीं आता उसके पीछे होने की एक मेन वजह, आ गया क्या, एक सबसे अहम जो उसके वो जो बच्चे होते हैं उनमें ये है कि क्या कह रहा था, भूल गया। मेन तैयारी जो फाउंडेशन के फायदे। हाँ, जो बच्चे तैयारी 0 से शुरू करते हैं, जिनको कम आता है, वो बीच में इसलिए डर जाते हैं क्योंकि अब सीधा मास्टर शुरू कर देते हैं देखो, परसेंटेज होता- से। सर मैं अब फाउंडेशन परसेंटेज तो तब होगा, उसको काटना नहीं पता। सर देखिए, मैं फाउंडेशन के एकदम फायदे बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं और हरिंदर सर दोनों लोग तैयारी करें किसी पेपर के, मान लीजिए कांस्टेबल की आने वाले उसकी तैयारी करें, बैच से जुड़ रहे हैं। हरिंदर सर पिछले साल भी तैयारी किए थे, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हरिंदर सर की तो वो बेसिक चीजें पहले से पता है ना। अब मैं क्लास में जाता हूँ तो इनके लिए फायदे होगा। अगर फाउंडेशन मेरी तो क्लियर नहीं है, तो जो शुरू से एक बार करना चाहते हैं तो एक बार पहले फाउंडेशन में जुड़ लो, तो हम इनके बराबर लगभग आ जाएंगे। फिर वो जब क्लासेज स्टार्ट होगी तो लगभग बहुत ही मजा आएगा, तो ये फायदे भी होगा। और फाउंडेशन मैथ में जैसे संख्या पद्धति हम पढ़ने लगते हैं, वही तो चीज है। पहले जब हमें गुणा भाग सही से नहीं आता है कि उसको हम कितनी जल्दी आसान तरीके से कर सकते हैं, तो ये तो हमें मिलेगा ना फायदा फाउंडेशन। बहुत बहुत ज्यादा मिलने वाला, बहुत ज्यादा चलेगा। तब पेपर बस थोड़ी देर में आ ही रहा। आ गया इमेज रूपी फॉर्मेट। इसको जैसा भी है मैं ना लगा के आप एक तब बार तक भेजो। कुछ करते हैं। इसमें कौन चल है, रहे। कौन मान, इमेज सही नहीं आया इमेज में भी। ये प्रशांत जी नहीं नहीं, रुक नहीं इसमें 1-2 सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन आ गया है, जाओ। ऐसे तो आप ऐसे करें। की राजधानी पूछी गई है। लक्षद्वीप से कावारत्ती। पूछा जा रहा है, न्यूज में है ना सर, इस समय बहुत सारा लक्षद्वीप न्यूज में है, कल भी पूछे गए थे। अरविंद मैंने कुछ भेजा, देख लाओ मुझे दीजिए वो पेन दीजिए। अच्छा अभी हम लोग जब तक पेपर लगा रहे हैं, सर क्या आपने भेजा क्या वो एक पेज, अभी हम लोग आ रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से क्वेश्चन है। देखो सुभाष चंद्र बोस जी से मैं कल भी हर चिल्ला रहा कुछ था में शाम को। क्वेश्चन है। शाम को भी चिल्ला रहा था जब क्लास लिया था तो बताया था सुभाष चंद्र बोस पढ़ के जाना। और सुभाष चंद्र बोस तो परसों भी जो वो मैराथन हुई थी उस समय भी मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक वाला ये। तीनों शिफ्ट में अब तक मतलब तीनों पेपर में क्वेश्चन आना था उसी। चलिए अभी आपके हम लोग तब तक, अभी मेन पेपर आ रहा है, तब तक आप लोग कुछ आइडिया आपको लगना शुरू हो जाएगा। देखो चलो ये आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को, एक बार बताइए। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 6, हर्षवर्धन के शासनकाल थानेसर से कहां पर गई थी राजधानी भाई? तो पुष्यभूति वंश कितनी बार आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से पढ़ा है? कल भी शाम को कराया हाँ। हुआ प्रश्न है। लो सर का शाम को कराया हुआ। जो मैराथन में रहा होगा बताया था कन्नौज को राजधानी कौन बनाया था, देख लो भैया सीधे सीधे। लो भाई देखो एक क्वेश्चन ये देखो, दिख रहा है क्या, एक बार देखना उसमें, और मैं कर दूंगा वरना। सही है, दिख रहा है क्या? अरे देखो ना मोबाइल में चला गया। याद करके बताओ, कल पढ़ाते समय कहा था राजपूत काल नहीं पूछा गया है, पूछा जाएगा, देख लो, भरोसा ना हो तो। अब दिख रहा है क्या? अभी हमारा मेन पेपर लग रहा है बच्चा, क्योंकि जिसने भेजा है वो कोई बहुत ही बढ़िया आदमी है। इसमें देखो इमेज बड़ी होती जा रही, ये बड़ा नहीं हो रहा। लग रहा है कि अभी देखो कोई कराओ मेन पेपर का, मेन पेपर आ रहा है क्या देखना। देखो मैं चलो पढ़ के बता देता हूं, तब तक आप समझ लो। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेसर से सर कह रहे हैं कि राजधानी कहां गई? कन्नौज गई। छापामार गुरिल्ला नीति तो मराठाओं की थी,
छापामार गुरिल्ला नीति शिवाजी महाराज की थी। हड़प्पा सभ्यता डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो इतनी बार पढ़ाया और किसकी बनी? मोम ढलाई। देखो ये नहीं पूछा कि कास्टिंग पूछी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं इसको, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग, कि डांसिंग गर्ल किसकी बनी थी। अब जो मोहनजोदाड़ो याद करके गए थे वो ये भूल जाएंगे कि वो लॉस्ट वैक्स की बनी थी। ये एक सवाल यहाँ पे भी है गुरुजी, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे? फाल्गु नदी अथवा निरंजना, नदी। जबकि महावीर स्वामी जी को रिजुपालिका नदी के किनारे। देखो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बंगाल का विभाजन, 1905 का बंगाल का विभाजन। भारतीय किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता अंग्रेजों ने अंग्रेजी को दिखाई होगी। सिंपल सी बात। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता तो बाल गंगाधर तिलक थे इस समय। ओ सॉरी पूर्ण स्वराज की बात है, रुको, पूर्ण स्वराज की बात करने वाले हाँ, हसरत मोहनी। पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग, पहले स्वराज शब्द का प्रयोग की बात करते हैं तो वहां पे शुरू होता है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, लेकिन स्वराज की मांग की थी सबसे पहले दादा भाई नेहरू ने। और ये अगर बात की जाए 1929 के लाहौर अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन मांग करने वाले व्यक्ति, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन हसरत मोहानी आप मान के चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में लेकर चलूंगा, ये गंगाधर तिलक जी थे। गंगाधर तिलक जी को मैं थोड़ा ज्यादा पसंद करता हूँ। अभी मैंने इनको लगातार पढ़ाया भी था 2-3 दिन, तो मुझे हमेशा यही दिखते हैं। तो अभी आ रहा है क्या पेपर में भेजा किसी ने? एनीबडी एल्स? देखो फिर से बता दे रहा हूं, थानेसर एक हर्षवर्धन से क्वेश्चन है, सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला, हड़प्पा सभ्यता डांसिंग गर्ल, मोम लोपी ढलाई। आ गया? भेजो भेजो भेजो। आ गया। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बंगाल को विभाजन, और ब्रिटिश ने किस भाषा को भारतीय समाज में, अंग्रेज थे अंग्रेजी को बढ़ावा देंगे। एक मिनट, समाज में प्रस्तुत करने को सर एक खुला क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा से ऊपर वाला वो जो तुम्हारा टेबल वाला क्वेश्चन, मॉक टेस्ट नंबर 8 एग्जामपुर की टेस्ट सीरीज। वाह भाई साहब, इस बार ना धुआं सा उड़ा दिया है। एग्जाम्पल वालों तुमने क्या करके मानोगे? से सीधे क्वेश्चन है, सीधा कुछ टेस्ट सीरीज का सीधा क्वेश्चन है। किसी को कुछ छोड़ोगे ना छोड़ोगे? गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा ये क्या है? से तो ऊपर वाला। क्या भेज रहे हो पूरा आप? पेपर अच्छा पूरा पेपर है बेटा, बस हो गया। हाँ डाउनलोड कर दिया है, चल रहा है। थोड़ा क्लियर कम होगा, एक और सब बनाया, क्लियर कर देगा, उसके बाद। चलिए अब हम लोग बच्चा इसको कर देते हैं, इंपोर्ट कर दीजिए। अब आ गया, सर को उनको भेज देना, अर्पित को वो वाला तो देख लेना, संजीत सर। आ गया भैया, लो पेपर आ गया। लो ये प्रश्न पुस्तिका संख्या 3 है भाई, प्रश्न पुस्तिका संख्या 3। लो पहला क्वेश्चन तब सा आ गया, दिखे? चलो, किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? किस अधिनियम के तहत ये कल राष्ट्रीयकरण आया था? ध्यान दीजिएगा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित कौन सा अधिनियम था? तुरंत आप लोग उत्तर दीजिए। फिर आ जाता 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? प्राथमिक परिणाम क्या था? राजकोषीय नीति में सुधार, मौद्रिक नीति में सुधार, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। भारत में हरित क्रांति के जनक इसमें तो तुरंत बता दोगे, एमएस स्वामीनाथन जी हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का तब तक आप सोच समझ के उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि पहला और दूसरा ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों। इनको देखिए कि किस अधिनियम में बैंकों के लिए राष्ट्रीयकरण की शर्तें, देखना भाई कोई सा। इसके बाद में भारतीय संविधान के डीपीएसपी, तो डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। भाई राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ये तो आयरलैंड से लिए गए ना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार? तो अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आज थोड़ा सा इन्होंने संविधान को बहुत ही आसान बनाया है।
क्योंकि संविधान में ऐसी चीजें पूछी हैं जो तुम सबसे ज्यादा पढ़ के जाते हो, कौन सी चीज कहां से ली गई, हर बच्चे को पता होता है। उसके बाद में आगे जो पूछा इन्होंने प्रश्न संख्या 6 में, प्रश्न संख्या 6 में पूछा संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधायिका। और विधायिका को यहां पर हिंदी में विधानमंडल बोल रखा है और यहां पर लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, जबकि श्वेत क्रांति या दूध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। जो ये पीली क्रांति बोलते हो, जो ये येलो रिवॉल्यूशन, सैम पित्रोदा। चलिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए भाई, हमारे यहां पर लिखित संविधान है, विशेषता है। 2 स्तर की सरकार है, केंद्र और राज्य, बिल्कुल सही। नहीं है पूछा है। देखो अब यहां पर एक, अगर आप संविधान में देखोगे तो यहां पे थोड़ी सी अभी हम लोग दिक्कत लेके चलेंगे, फिर भी सुनो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। अनुच्छेद 326। एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली, यह भी हमारी यहां है, बिल्कुल सही। और लिखित और विस्तृत संविधान, ये जो द्विस्तरीय है, यदि इनमें से कोई है, हालांकि देखो बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय है, लेकिन वो सरकार मेरे विचार में नहीं है। सरकार 2 ही स्तर है मोटे तौर पर देखा जाए तो, केंद्र, क्योंकि जब हम संघ पढ़ते हैं तो हम 2 स्तर की सरकार पढ़ते हैं ना, वो तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ये क्वेश्चन डाउट में जाएगा। वैसे अभी के लिए आप इसको भी लगा सकते हो, क्योंकि ये तीनों तो पक्का हमारी विशेषता है। लिखित संविधान भी है, एकल नागरिकता भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है। चलिए, हॉर्स पावर से भी क्वेश्चन आ गया, हॉर्स पावर से भी क्वेश्चन आ गया। नहीं तो मेरे जो 50 नंबर की क्लास में साइंस पढ़ाना बेकार हो जाता, हॉर्स पावर नहीं आता तो। हॉर्स पावर में जरूर पढ़ाता हूं, 2-3 बार पढ़ाता हूं। तो एक हॉर्स पावर 746 वाट। कौन सी एक रासायनिक, लो जी मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया एक ही क्लास से, साइंस की से। कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना भी रासायनिक, लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, वही पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न? चलिए, पायरिया लग गया जी, पायरिया लग गया मसूड़ों में। चलिए, पायरिया बीमारी आ गई कि जो पायरिया मसूड़ों से खून आता है। पायरिया किस चीज की बीमारी है? नाक की बीमारी है, दिल की बीमारी है, फेफड़ों की है, मसूड़ों की। फेफड़ों की होती है निमोनिया। तो याद रखिएगा, पायरिया किसकी बीमारी है? पायरिया मसूड़ों की। फ्लोएम, आप सभी जानते हैं जाइलम जो होता है उससे खाना पीना पौधों में, जाइलम से पानी, जाइलम से पानी, और फ्लोएम से क्या होता है? खाना पीना पौधों के अंदर। तो फ्लोएम एक ऊतक है, किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था, देखो पंचायती राज व्यवस्था से भी प्रश्न आ गया। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था बच्चा त्रिस्तरीय होती है। कितनी स्तरीय होती है? 3 टियर होती है। कितनी स्तरीय होती है? 3 टियर होती है। हालांकि जो राज्य 20 लाख का कुछ आंकड़ा है शायद, जिनकी संख्या कम हो वहां पे द्विस्तरीय, अन्यथा त्रिस्तरीय। तो आप त्रिस्तरीय लगाइएगा। कौन सा एसिड कार की बैटरी में यूज होता है? तो आप सभी जानते हैं कि बैटरी एसिड भी बोल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं, और एसिड्स का राजा बोल देते हैं, किंग ऑफ एसिड्स। इस बार साइंस बहुत बेहतरीन है, मजा आ गया होगा। आज का पेपर बहुत ही इजी, 0 पेपर है। इसको पेपर नहीं कहेंगे, इसको मजाक कहेंगे, MZAA। तो इसमें ना ये पेपर बहुत ही सरल है। इस पेपर को और क्या सरल होना चाहिए था? हिंदी आ गई तो देखो, श्वेत और श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद और श्वेत माने पसीना। जब तक आएंगे तब तक मैं खींच दूंगा। खाक में मिलना, भाई सब कुछ नष्ट हो जाना। खाक में मिलने का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब क्या होता है? पवन हो जाता है। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट कर दो, भाई गुप्त छुपा दो और प्रकट माने प्रकट कर दो। और सद्भावना, अच्छी भावना, सत प्लस भावना होगी सद्भावना। लो जी, हिंदी तो इतनी सरल थी कि हिंदी तो हिंदी है ही नहीं इसमें।
चलो अंग्रेजी भी कर लेते, एलिजाबेथ को बाद में कर लेंगे। मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है दुख मनाना। मॉर्न का मतलब क्या होता है? दुख मनाना। इसका विलोम पूछा है। जॉय का मतलब होता है खुशी मनाना। तुम्हारे पेपर आज अच्छा गया, रात को हम भी जॉय मनाएंगे। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। मॉर्न, मॉर्न माने दुख मनाना और जॉय माने खुशी मनाना। वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स, जो ये जैसे आपने हाट देखी होंगी, बाजार देखे होंगे, सोमवार मंगल बाजार, वहां पर जो सामान बेचता है उसे क्या बोलते हैं? या पब्लिक सेल्स अर्थात जब सरकारी सामान को जो बेच रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? वन हु सेल्स आर्टिकल्स। मेरे विचार में इसको ऑक्शनर या जगलर, देखो मैं ऑक्शनर पे जाऊंगा। ऑक्शनर का मतलब होता है जो सरकारी सामान की बोली लगाए, जो सरकारी सामान की बोली लगाए, जो सरकारी सामान की बोली लगाए, क्योंकि जगलर तो हो जाता है बाजीगर। तो आपकी अंग्रेजी खराब है सर। ऑक्शनर, ऑक्शनियर होता है या ऑक्शनर होता है, ये थोड़ा यहां पर है। नीलाम करता, बिल्कुल सही। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। तो ऑक्शनियर, ऑक्शनियर, ऑक्शनियर बिल्कुल सही है। अब देखो एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? देश निकाला। सिनोनियम पूछा है, सिनोनियम पूछा है। बेनिशमेंट, बेनिशमेंट, एग्जाइल माने बाहर कर देना, बेनिश माने बेनिश कर देना, मतलब जो भी हटा देना, निर्वासन। तो अंग्रेजी भी तुम्हारी हो गई। एलिजाबेथ किस बीमारी से पीड़ित थी हम लोग देख लेंगे अभी। एलिजाबेथ, इसको भी हम लोग बाद में करेंगे। यहां पर आ जाती है, यहां पर वो शुरू हो जाती है। चलिए भाई देखो, तुम लोग ये कहते थे ना कि सर वो तो आते ही नहीं है जो तितली और चमगादड़ और ये सांप वगैरह कहीं पर मिले हैं। तो करंट अफेयर है और ये यूपी ट्रिपल एस है बेटा। यहां यो यूपी है प्रधान, यहां आके ना करंट सब आता है। चलिए अब देखो, ये तो कितना सरल क्वेश्चन है। अनामलाई, नाम में बता दिया अनामलाई। अनामलाई, न्यू स्पीसीज ऑफ डैम से फ्लाई, द अनामलाई रीड टेल हैड बीन डिस्कवर्ड। ये एक डेमजल फ्लाई की नई प्रजाति की खोज। अनामलाई, जाहिर सी बात है कि डेमसेल प्रजाति, ये कहां के पर्वत है? ये असम का पर्वत तो हो नहीं सकता। अनामलाई की चोटी कहां पर है? अनामलाई हिल्स केरल में। उत्तर देने की कोशिश कीजिए। केरल, अनामलाई डेमसल, क्योंकि यहीं से तुम लोग उत्तर लगा सकते थे, इसमें कुछ ऐसी दिक्कत थी नहीं। गोपी ने विवेक से कहा अच्छा मैं आ गया क्या यहां पे? चलिए आईएनएस तर्कस आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तुम कहते हो अब अच्छे से पढ़ो, सब पढ़ाया हुआ। देखिए भाई देखो, लाल सागर में दो जहाजों के साथ अलमाज और निमेर, इन दोनों के साथ किस देश के साथ? सुडान के साथ। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आईएनएस तर्कस ने लाल सागर में, अब देखो यहां से क्वेश्चन तुम कर सकते थे। रेड सी, रेड सी में न तो ओमान का कुछ काम न जापान का कुछ काम। रेड सागर यहां है अफ्रीका के पास, किसका काम होगा? सुडान का काम होगा। तो आईएनएस तर्कस ने लाल सागर में सुडान के साथ अभ्यास किया। जागृति, तब सभी जानते उपभोक्ता जागृति के लिए, उपभोक्ता जागृति के लिए सीधा सीधा क्लास का क्वेश्चन है, 3 बार कराया हुआ, 3 बार कराया हुआ। टाटा पावर ने भारत की, ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूं और मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये क्लास का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम टू सेम। क्या नाम है उसका? अरे वो जो होते कलम कुलम केरल, कलाय कुलम केरल। सर इस वाले प्रश्न में मैं बता दूं कि ये जो एमपीएक्स है ना, इस बार 3 एमपीएक्स हुआ। एक एमपीएक्स हुआ फ्रांस के साथ, जहां पर वहां भी तर्कस गया था अटलांटिक में। एक एमपीएक्स हुआ जापान के साथ, जहां पे सुनन्या करके ऐसे थी, वो गया था जापान के साथ। मतलब कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन भी दिख रहा है, एमपीएक्स वाला तीनों। लेकिन लाल सागर से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। आपको अंदाजा अब देखो वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। ये तो कितनी बार बकलोह में किया गया था। और ये बता दो 13वां था, ये मैं बता देता हूं 13वां बकलोह में। इस बार कोई से ने आके कह दी ना कि गुरुजी ऐसा हो गया तो तुम्हें ना क्रिप्टो बना दूंगा। चलिए महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नया नाम, वाह मेरे संभाजी महाराज। देखिए जी औरंगाबाद का नया नाम आ गया संभाजी नगर। संभाजी नगर
पारंपरिक विज्ञान पर, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर किस देश ने आयुर्वेद रत्न, यूके, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके ने दिया है। भारत की महिलाएं, नाम भी बता दूंगा, तरुणा नेसारी आयुर्वेद रत्न। वाह, मां सरस्वती तेरा लाख लाख शुक्र, मां सरस्वती तेरा लाख लाख शुक्र। देखो, जुलाई में भारतीय कंपनी के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ रिलायंस, सीधा सीधा क्लास का क्वेश्चन है, मम्मी की सौगंध, कसम खा के कह रहा हूं, सारे क्लास के क्वेश्चन हैं, स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन मेरी क्लास का। करंट अफेयर इसमें बढ़िया है, ऐसे आता रहे। ओ भारत का स्कॉटलैंड सब आ गए। तो चलिए, कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों के जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ, इसरो। बताओ, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। चलिए, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, बांग्लादेश 4096। इजराइल की राजधानी पूछिए जेरूसलम, इजराइल की राजधानी पूछिए जेरूसलम। विधान परिषद है तो आप सभी जानते हैं कर्नाटक में विधान परिषद है, 75 सीटें कर्नाटक और बिहार में बराबर। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो मुझे लगता है कुर्ग को कहा जाता है कर्नाटक में। भारत का स्कॉटलैंड आते जैसे पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है, शिलोंग को कहा जाता है। देखो, ये तो डाक कर्मयोगी। एक और क्वेश्चन हमारी क्लास का, एक और क्वेश्चन हमारी क्लास का। और मथुरा की सांझी कला, लो जी, मथुरा की सांझी कला, सांझी मथुरा की सांझी, क्योंकि सांझी मेरी क्लास का क्वेश्चन, सांझी और सांझी की क्लास के क्वेश्चन में सांझी हाँ, सांझी मेरी क्लास का क्वेश्चन, मैं हो जाऊं सांझी। चलो, डाक कर्मयोगी क्या करेगा, डाक कर्मयोगी जो इनकी क्षमताओं में वृद्धि करेगा, इनकी क्षमताओं में वृद्धि करेगा, मतलब इनकी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज देखो सर, लैंग्वेज में कहीं ट्रेनिंग नहीं है, क्षमताओं में वृद्धि की बात है, क्षमताओं में वृद्धि की बात है। ओ भाई रे भाई, और 29वां राज्य और तेलंगाना, और ये तो पेपर ही नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम लुसेंट पढ़ रहे हो। बहुत लोग तो सदमे में होंगे कि 29वां राज्य कहां पूछ दिया, अभी तो 28 है। लेकिन जब ये 2014 में बना था तब 29वां था। ओरे 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 ओरे, यू ना डाल मुझ पे डोले डोले। भाई सुनो, तुम अपनी आगे की तैयारी के लिए हमें ही पकड़ लो, नहीं तो तुम्हारा नाश्ता मार देंगे लोग। चलो, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हमारे गांधी जी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस, अब देखो आ गया क्वेश्चन, और टफ क्वेश्चन, क्योंकि तुम सब पढ़ते हो ग्रीन हाउस गैसेस से होता है, लेकिन तुम ये नहीं पढ़ते वो कौन सी पकड़ती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ती है। देखो क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें एक अपना एक सीक्रेट बताऊंगा सबको। जब मेरा पहली बार कहीं पर डेमो हुआ था, मतलब जब मैं ऑफलाइन शुरू किया, तो मेरा जो पहला डेमो था वो ज्योग्राफी का डेमो, वायुमंडल मैंने पढ़ाया, और वहां मैंने ग्रीन हाउस गैस पढ़ा दी। तो एक हमारे परम मित्र ने, जो हमारा डेमो ले रहे थे, उन्होंने हमसे कहा, अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा सेम जो बोर्ड पर है, कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश कौन से भाग को अवशोषित, गर्म तो होती है पृथ्वी, किस कारण से गर्म होती है। और मेरे क्यों अंदर मेरे था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, मैं खुश हो गया अंदर से, मेरा तेरा सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने पूरा बताया। मेरा जी, जब कोई चीज गर्म होती है तो वो अपनी ऊष्मा को इंफ्रारेड रेडिएशन में छोड़ती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस होती है वो इंफ्रारेड को सोख लेती है, जाने नहीं देती। अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन। बेटा ये क्वेश्चन वही उत्तर देता जो विवेक जी का पढ़ा होता। इस क्वेश्चन से वॉलीबॉल, मम्मी मैं इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन से मुझे ये खुशी मिली कि विवेक सर ने थोड़ा सा पड़ोसी देश में डीपली जाकर पूछा, नहीं तो किसकी ज्यादा सीमा है क्या है। तो अरे मैंने कल परसों की क्लास थी ना, जिसमें आवाज घुरघुर आ रही थी, वहां पे राष्ट्रीय खेल लिखा, मैंने भाई वॉलीबॉल नेपाल और श्रीलंका दोनों का है, नेपाल और श्रीलंका। याद रखिएगा, सेकंड में आएगा कबड्डी किसका है, तो कबड्डी बांग्लादेश का है, कबड्डी श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है, श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है, लिख लेना। तीरंदाजी, ये सारे आज का पेपर सबसे सरल है, आज का पेपर ही नहीं है। अरे आज तो मेरी हिंदी के इतने सारे आ रहे हैं, लो, नहीं तो ये उससे आ गया गद्यांश। सर कोई और महान इंसान आप में से शेयर खरीदना चाहेगा इधर आके?
अपने आइए सुयश सर। अनुच्छेद नहीं किस इस जी के सर पहले के 2 क्वेश्चन उनका एक बार देखिए। नहीं है अभी तो सर गौतम बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध जी हैं बेटा। बस अभी जीके खत्म होने के बाद में मैथ शुरू हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे, दूसरा वाला ये अच्छे से इस वक्त बस करा के फिर वहां से ही करें। हर्षवर्धन के शासन काल में, ये तो सब मुझे लग रहा अभी हमने बताया था। कन्नौज, कन्नौज, अच्छा फोटो से बताया था। छापामार रणनीति किनकी थी? तो छापामार रणनीति अपने मराठाओं की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इसमें बहुत पारंगत थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, मोमलोपी ढलाई, मोमलोपी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सर देखो ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। भाई साहब, हाँ भाई साहब। चलिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले क्या किसी ने कंफर्म करा कि हसरत मोहानी जी थे? ठीक है, देख लीजिए भाई, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। हालांकि इनका एक कोई नारा भी था ना, इंकलाब जिंदाबाद कुछ करके नहीं का नारा था शायद। हाँ, भारत सरकार के प्रावधानों के ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय सरकार पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना, शक्ति का विभाजन। देखो ध्यान दीजिएगा, 1935 के प्रावधानों ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण। अंतिम अधिकार मतलब कि जहां पर ब्रिटिश सरकार अल्टीमेट अथॉरिटी थे, मतलब वो हां या ना कह सकते थे, जिसमें उनका मतलब से था। तो मुझे लगता है इसमें प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर का विशेष शक्तियां। इस मामलों में जो ब्रिटिश सरकार है वो अपना लास्ट वो रखती थी, क्योंकि गवर्नर तो वही चुनती थी ना। अल्टीमेट अधिकार, समझो समझो, यहां पर 1935 दे रखा है। टफ नहीं करते चीजों को, आसान करते हैं। अंतिम अधिकार मतलब फाइनल अथॉरिटी, मतलब जहां उसने पेन चला दिया फिर कोई काटा नहीं है। अब देखो बैंक का तो क्या ही मतलब उसका अंतिम अधिकार से, बैंक तो अलग हो गए। शक्ति का विभाजन कोई ऐसा बना नहीं, डिवीजन। प्रांतीय शासन पर द्वैध शासन को मतलब वो तो खत्म किया गया, केंद्र में लागू किया गया। बट फिर भी विशेष शक्तियां तो गवर्नर के पास थी ना। अंतिम मामलों में तो उसी का से रहेगा, जैसे आज भी राज्यपाल महान है, मेरे विचार में, गलत हो सकता हूं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए, अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है सर, देख रहे हो, महात्मा गांधी जी ने क्यों, महात्मा गांधी जी ने क्यों कि हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाई और मुसलमानों के बीच अधिक एकता, हिंदू और ईसाई, खिलाफत तो मुस्लिमों का था और गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता लाने के लिए किया था। यहां पर आ जाता है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन से उपजा, बंगाल के विभाजन से उपजा। ये इजी है सर, आज तो बहुत इजी पेपर है। किस भाषा को भारतीय समाज में, ब्रिटिश ने किस भाषा को, ब्रिटिश तो अंग्रेजी को बढ़ावा देंगे, क्यों जी, ब्रिटिश तो अंग्रेजी को बढ़ावा देंगे ना। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन सर मैं चैलेंज देके कह सकता हूं, पेट की किसी ने तैयारी कराई हो, पूरी यूट्यूब को चैलेंज है सभी को, कोई बता दे उसके नोट्स में किसी ने ये क्वेश्चन समझाया हो बच्चों को, किसी ने ये क्वेश्चन समझाया हो कि भारत में किस स्थान पर दिन और रात में तापमान में व्यापक अंतर। और मेरी पेट की एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर भी डेमो उपलब्ध होगी, पहली दूसरी क्लास देख लेना। जब मैं वो 8 और 4 भारत की अक्षांश से विस्तार बता रहा था, तभी मैं बता रहा था कि जो चीजें 8 डिग्री 4 मिनट मतलब जितनी आप इक्वेटर के करीब होंगे उतना दिन और रात में कम पाया जाएगा, और जितना आप इससे दूर जाओगे दिन और रात में ज्यादा अंतर। श्रीनगर में ज्यादा अंतर होगा, जबकि कन्याकुमारी में दिन और रात में कम अंतर, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। अब इनमें देखो भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर। अब देखो कौन सी चीज इक्वेटर के पास है, तो केरल तो यहां पर हो जाता है, थार मरुस्थल यहां पर है, अंडमान निकोबार यहां पर है बिल्कुल और पास है, और गोवा। तो एक बात सोचो कि इक्वेटर से दूर कौन सा है, अपना दिमाग लगाइए शिवी बेटी, कौन सा दूर है, इक्वेटर से दूर कौन सा है, तो कौन सा है, थार। थार में ही व्यापक अंतर पाया जाएगा। यह क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। जो चीज इक्वेटर से सबसे ज्यादा दूर है उसी में व्यापक अंतर पाया जाएगा।
उसी में व्यापक अंतर पाया जाएगा। पहली दूसरी क्लास ही देख लो मेरी एप्लीकेशन पर, एक एक चीज। अब मैंने क्यों समझाया, मुझे नहीं पता था पेपर में आएगा, कहीं कहो कि मैंने पेपर लीक कर दिया, बट मुझे पता था कि यदि मैं अक्षांश से विस्तार पढ़ा रहा हूं अपने बच्चे को, तो मेरे बच्चे को पता होना चाहिए अक्षांश का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। एक क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया सीधा। और यहां एग्जाम पर के होने से फायदा होता है कि तुम एक अंक अपने आप ऊपर चले गए, एक अंक अपने आप ऊपर चले गए। चलिए, तो थार रेगिस्तान और इससे ऊपर कोई जगह होती तो वहां और ज्यादा अंतर पाया जाता। स्थिरता के साथ विकास, यह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 4th 5 ईयर प्लान था। आगे आ जाते, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भाई एक बात बताओ, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो टाइम जोन भी कितने होंगे? 24 ही होंगे ना, है भाई टाइम जोन भी कितने होंगे? 24 होंगे। चलिए, किसमें व्यक्तियों से व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? Which among the following consist of business owned by individuals or a group of individuals? निजी क्षेत्र। भाई निजी क्षेत्र में क्या होता है? कई एक व्यक्ति मालिक होता है कंपनी का, एक व्यक्ति मालिक होता है, कई सारे मिलके मालिक। कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या कम ज्यादा। अब सोचो, मृत्यु हो जाए, जनसंख्या कम ज्यादा, जन्म हो जाए, जनसंख्या कम ज्यादा, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, ए भाई दो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, जनसंख्या में परिवर्तन। लेकिन मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी हालांकि मरणाता होता है, रुग्णता से क्या पॉपुलेशन चेंज होता है? बीमारी से थोड़ी ना होता है। तो देखो यहां पर दिमाग लगाओ, जनसंख्या घटेगी बढ़ेगी कैसे? मृत्यु हो जाए तो घटेगी बढ़ेगी, आदमी नए जन्म हो जाए तो घटेगी बढ़ेगी, प्रवसन एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तो घटेगी बढ़ेगी। रुग्णता से कोई फायदा नहीं पड़ना। हालांकि इसकी इंग्लिश मुझे लगता है रुग्णता की थोड़ी सी गलत दी है। मॉर्बिडिटी का भी मतलब ही मृत्यु से संबंधित होता है। चलिए आगे आ जाता है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। हमारी कम्युनिटी का क्वेश्चन आ गया। ये तो पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन जो है, इन्हें ऑक्सीजन फेफड़े, ये इतने बड़े जंगल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाती है? कावारत्ती हो जाती है। अभी रुक जाइएगा, अभी हम लोग रीजनिंग वगैरह को और करा रहे हैं, मॉर्बिडिटी का ना मैं बता दिया। वो मॉर्बिडिटी वाले में हिंदी अंग्रेजी का मतलब कुछ और है। ऐसे क्वेश्चंस पर डाउट जाएगा। ये मतलब पता नहीं बोर्ड वाले क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। इनका कभी अलग ही सीन रहता है। तो इसको कैसे करोगे डाउनलोड? हाँ, नहीं, हिंदी इंग्लिश जानने से एक फायदा होता है कि कहीं आप हिंदी में अटक रहे हो तो इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश में अटक रहे हो तो आप इंग्लिश। चलिए, कोई साथी यहां पर आए और हिंदी के वैसे मैंने 5 करा दिए, आप दोबारा कराना चाहो तो करा सकते हैं। 2 मिनट बाद करा देगा मैं, तब तक रीजनिंग मैथ कराएंगे क्या कोई? हाँ तो मैथ करा दीजिए सर, मैथ के पहले आगे फिर इंग्लिश करा दिए। ये एक साथ ही है, पांचों एक साथ ही है। लो जी, विरोधर अपने चलिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को करते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ पे मैथ्स का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्मूला पे सेट किया गया है। ऊपर में ए क्यूब और बी क्यूब दिया गया, बीच में माइनस दिया गया है, नीचे में ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी दिया गया है। तो एक पार्ट कट जाएगा, डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी का मतलब हो गया कि 6.73 में से आप माइनस करेंगे 4.38 को, तो 13 में से 8 गया, तो 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। 2.35 आपके सवाल का जवाब होगा। 2.35 आपके सवाल का जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 19 का कितना प्रतिशत
19 का कितना प्रतिशत 6.7 है। ये 7.6 जो है 19 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे, जीरो ये कट जाएगा, 19 चौका 76 यानी 40% आपके सवाल का जवाब होगा, यानी 40% आपके सवाल का सही जवाब होगा। उसके बाद हम लोगों को दिया गया है कि 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या है। तो 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होती है? तो एक होता है 61, एक होता है 67, एक होता है 71, एक होता है 73, एक होता है 79। ये आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इनका औसत हमसे पूछा गया है। इनका औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ेंगे और 5 संख्याएं तो 5 से डिवाइड करेंगे। जब इन सभी को जोड़िएगा 61 को, 67 को, 71 को, 73 को और 79 को, तो 9 3 12 1 13, 13 1 14, 14 और 7 21, हाथ में 2 बचा, 7 दूनी 7 त्रिका 21, 21 में अगर 2 को ऐड करेंगे 21 और 2 23 हो जाएगा, और 23 और 6 29, 29 और 6 35 हो जाएगा, 351 होगा। अब इस 351 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 और यहाँ पे आपको जो है 5 सत्ते 35, उसके बाद यहाँ पे आपको 0 होगा और 5 दूनी 10 होगा, यानी आपका जवाब कितना हो जाएगा? 70.2। ये कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है? ये ऑप्शन सी में दिया गया है। 70.2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन था ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे बड़ी संख्या कौन है ये आपसे पूछा गया है। इसका जवाब देखते हैं। किधर है सवाल? एक वर्गमूल वाला सवाल। देखिए यहां पे वर्गमूल आप निकालिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 3.47 आएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1.12 आएगा। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 1.12 आएगा। बीच में माइनस दिया गया तो माइनस कर दीजिए। अब यहां से 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 2 हो जाएगा। 2.35 आपके सवाल का जवाब होगा। ये ऑप्शन पहले 2.35, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, शायद ऑप्शन सी दिया गया। 2.35 आपके सवाल का जवाब होगा। 2.35 आपका जवाब होगा। एक और सवाल आपको दिया गया होगा मैथ का, जिसमें बड़ी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। बड़ी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। बड़ी संख्या कौन है? देखिए इसे आप डिवाइड करेंगे तो बड़ी संख्या आपको ये मिलेगी। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं अप्रोक्स में। जैसे टोटल अभी एक अंक पे डिवाइड कीजिए, जैसे 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 सत्ते 28 यानी 0.7 समथिंग आएगा। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे 8 से तो ये जाएगा 8 9 72, 8 6 48, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ये भी 0.7 के आसपास जाएगा। उसके बाद आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 16 से करेंगे, 16 8 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 8 बार में जाएगा। इसे डिवाइड कीजिएगा तो 8 सत्ते 6, ये 8 से जाएगा, 8 से कितनी बार में जाएगा? तो 8 से 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यानी आपको जो है 8 8 64 हो जाएगा, 0.8 बार में जाएगा। ये 70 दिया गया, 7/8 दिया गया है, तो 8 8 64। अब देखिए आपके सामने दिक्कत क्या आ रही है कि सर ये इसको तो हमें देखना नहीं है, ये तो छोटी संख्या है। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है ये पता करना है, तो आपको एक अंक और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे डिवाइड किया 16 से, 16 8 128, 2 बचा तो 20 हो जाएगा, तो 16 कम 16 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 8 64, 64 के बाद में 6 बचा, 6 बचने का मतलब 60 हो गया। तो फिर 8 से करेंगे, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब आपको पता करने में आसान हो गया कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? ये है। ये आपके सवाल का जवाब होगा 7/8 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए सर। एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनका भी एग्जाम है साथियों, इसी टॉपिक से कुछ अलग अलग प्रश्न आएंगे, तो सेम प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ बस डेटा अलग हो रखा है। आप लोग एक बार जल्दी से जल्दी, अब हम लोग सबसे पहले हमने जीके जीएस डिस्कस किया, उसके बाद में मैथ। अब मैं रीजनिंग डिस्कस करूंगा। बहुत सबसे ज्यादा इजी पोर्शन जो आ रहा है वो रीजनिंग का ही आ रहा है साथियों। मुझे लगता है कि आप लोग बिना कॉपी पेन के भी इसको कर सकते थे।
बहुत इजी क्वेश्चन रहे हैं। मैं आप सभी से बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने एक भी बार क्लासेस देखी होंगी तो हम लोगों ने यहाँ से एक ही मैराथन में से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए रीजनिंग के। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी देखो, मैंने आप सभी से बोले थे, आप लोगों से बोला था मैंने कि आप लोग एक बार कथन कारण ये जरूर पढ़ लेना, कॉज और इफेक्ट। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कॉज और इफेक्ट का आया है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा, मुझे लगता है मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए थे इसके कि इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन था कि कथन दिया हुआ है, यहाँ पर कथन दिए हुए हैं दो। पहला दिया हुआ है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। अब इसका साथियों दूसरा कथन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना में काफी कमी आई है। तो आप खुद ही सोचिए कि कथन और कारण का साथियों, अगर पुलिस ने साथियों शहर में चौकसी बढ़ाई है, उसी का इफेक्ट होगा कि साथियों छोटे मोटे जो भी आपके अपराध हो रहे थे वो कम हो गए। तो साथियों कहने का आंसर ये होगा कि भाई पहला वाला जो है ये कथन है साथियों, और दूसरा वाला इसका कारण है। क्या है साथियों? दूसरा वाला इसका कारण है। देखो ऑप्शन को बहुत ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन कोई भी कर लेता है, लेकिन ऑप्शन को देखो कैसे लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है दूसरा वाला कारण है और पहला वाला इसका प्रभाव है, इफेक्ट है। आइए दूसरा देखिए भाई जल्दी से जल्दी। दोनों कथन और कारण स्वतंत्र हैं साथियों, किसी कारण के प्रभाव है। आगे आ जाइए। तीसरा देखिए यहाँ पर सभी भाई जरा, कथन एक कारण है और दूसरा इसका प्रभाव है। चौथा कथन एक और दोनों स्वतंत्र कारण है। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला वाला क्या हो जाएगा साथियों, आप लोगों का कारण हो जाएगा, और दूसरा इसका इफेक्ट कि साथियों ये इसकी वजह से शहर में जो है कमी आई है, अपराधों में कमी आई है। तो साथियों ये इसका इफेक्ट हो जाएगा। सी विल बी द परफेक्ट उत्तर ऑफ दिस प्रश्न। सी इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप सभी को मैं बता दूं, मैं तुम लोगों को क्लासिफिकेशन करा रहा था जिसमें मैंने बोला था अभाज्य संख्या, क्यूब रूट, ये सब पढ़ लेना, इसी से ही क्वेश्चन आ गया है। एक बार देख लेते हैं भाई, एक ही पेज पे है, अगला पेज। ये देखो घड़ी का क्वेश्चन 1000 बार बोला था। ये क्वेश्चन साथियों इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई, 6:10 पर दोनों सुइयों में, मिनट और घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितनी 3 बार 3 तरीके से करवाया था इसको 6:10 पर साथियों। फॉर्मूला भी बताया था, इसको डायरेक्ट भी निकालना बताया था। फॉर्मूला होता है मिनट बराबर 2/11 इनिशियल टाइम गुणा 30 प्लस माइनस एंगल। आप सभी को बताया था ये 2/11 क्या होता है, 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन होता है। एक घड़ी की सुई घंटे वाली साथियों 0.5 डिग्री चलती है मिनट में, और मिनट वाली सुई साथियों 6 डिग्री चलती है। दोनों का अंतर 5.5 उल्टा करके लिखा हुआ रहता है, ये 2/11। ये गैप होता है, 1000 बार कराया था। अब यहाँ मिनट की वैल्यू रख दीजिए 10 साथियों, 2/11 इनिशियल। यहाँ पर साथियों आपका घंटा आ जाएगा 6 गुणा 30। आप लोग इसे काटेंगे साथियों, जब देखेंगे 10 5 बार गया 55 साथियों। अगर आप देखेंगे यहाँ से साथियों 55 और यहाँ से 180 साथियों, वैल्यू डिग्री की कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगी। अगर 180 से ज्यादा होती तो आप लोग एक्सटर्नल एंगल में आंसर देते। यहाँ पर जब आप घटाएंगे साथियों 80 में से 55, यू विल गेट योर आंसर 125 डिग्री। 125 डिग्री विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द परफेक्ट उत्तर ऑफ दिस प्रश्न। आगे आ जाओ। कई बार मतलब मैंने खुद मतलब इस चीज को देखा था, ये तो सर ने एज इट इज आंसर भी सेम है इसका। साथियों मोबाइल को किसी सांकेतिक भाषा में कैसा लिखा जाएगा, यदि ए को साथियों 26 लिखा जा रहा है, बी को साथियों 25, आपके अपोजिट पेयर दिए हुए हैं, अपोजिट पेयर विपरीत युग्म दिए हुए हैं। तो मोबाइल की अगर बात करूंगा, साथियों मोबाइल की बात करूंगा, यहाँ पर विपरीत युग्म लिख दीजिए। बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन आए हैं साथियों। एम का उल्टा होता है एन, नरेंद्र मोदी जी। एम का उल्टा एन साथियों, यहाँ पर एन 14 पर आता है। ओ का उल्टा एल, लब, LOVE। एल का उल्टा ओ होता है साथियों, यहाँ एल 12 पर आता है। लंच से आप लोग बी का उल्टा बाई होता है, आई का उल्टा आर होता है, ओ का उल्टा एल, ई का उल्टा बी। पोजिशनिंग रखनी थी, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट में 22 आएगा। केवल एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें 22 है। आप लोगों को बस आके देखना था और टिक करना था, कुछ भी नहीं है। आगे आ जाइए जल्दी से। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, यहाँ से देखो सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पर आपको विषम को चुनना था, फाइंड द ऑड वन आउट। मैंने हर सेशन में कराया। पहले इसको देख लो जरा 56 बार। मतलब आपसे मैं ये कहता था
कि 3 से कटने वाला, 7 से कटने वाला, 11 से और 13 और 17 से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम 301 401 कर रहे थे ना कल, कैसे होगा वो बताया गया था। आगे आ जाओ, ये वाला भी देखो साथियों, 3 13 17 33 23 67। अगर मैं बात करूंगा 33 साथियों इसका आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है? 33 जो है वो अभाज्य संख्या है। कैसी है साथियों? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी और सभी साथियों अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। 33 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 33 से भी कट रहा है। सही है भाई, आगे आ जाइए। 55 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी ने भी पेन कॉपी उठाया होगा। अपने ऊपर ले जाया करो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें। गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ का इकलौते भाई का पिता है। मेरी माँ के इकलौते भाई कौन हुए? मेरे मामा के पिता कौन हुए? मेरे नाना जी। कौन हुए? नाना जी। तो नाना जी इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों। गोपी इन्हें क्या कहेंगी? अच्छा, गोपी जो है महिलाएं हैं, तो नाना जी इसका आंसर सही हो जाएगा। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि अगर लगभग अगर आप लोगों ने 3 मैराथन भी किसी भी सब्जेक्ट की देख ली होती, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती किसी भी यहाँ पर जो तुम लोग सोच रहे हो। हर सेशन में 3 मैराथन में काम खत्म था साथियों। अब आप सभी के सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, इसके बाद में साथियों देखो, हम लोगों ने सबसे पहले जीके जीएस किया, उसके बाद में हम लोगों ने साथियों मैथ किया, फिर रीजनिंग किया। अब यहाँ पर साथियों स्टार्टिंग होगी साथियों। मैं अंग्रेजी का वो करा देता हूँ बेटा, मैं अंग्रेजी का वो करा देता हूँ, अंग्रेजी का वो आपको। ये 1-2 क्वेश्चन थे, इनको भी कराए देता हूँ। लोग कैरोलिन, आज एलिजाबेथ है। कैरोलिन था आज, कल कैरोलिन थी, आज एलिजाबेथ है। सब बढ़िया है, कोई टेंशन मत लो। चलिए, ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1970 में अधिनियम आया और जो नई आर्थिक नीति थी उसका प्रमुख प्रभाव था वैश्वीकरण। उसका प्रमुख प्रभाव क्या था? उसका प्रमुख प्रभाव था वैश्वीकरण, कि हम लोग वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर गए, एलपीजी के दौर में प्रवेश कर गए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ये ही 2 थे जो आपके बचे हुए थे इसमें। बाकी तो अब आ जाते हैं। ये देखिए, जो पैसेज होता है, क्योंकि आपको तो सारा अंदाजा लगाना है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। For the past week, Elizabeth would come home from work and discovered that her apartment smelled like cigarette smoke. मतलब पिछले 1 हफ्ते से एलिजाबेथ अपने घर आती और वो देखती कि उसके कमरे में से धुएं की महक आ रही है, सिगरेट के धुएं की। She did not know where the smell was coming from. और एलिजाबेथ didn't smoke. उसको पता ही नहीं था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये स्मेल आ कहां से रही है, और वो सिगरेट नहीं पीती थी। No one else had the key to her apartment to smoke inside. While she was at work, किसी और के पास भी चाबी नहीं थी कि जब वो काम पे हो तो उसके अपार्टमेंट में घुस के वो कोई स्मोकिंग करे। The smell of smoke especially bothered her because she had asthma. अब एलिजाबेथ को अस्थमा था, इस वजह से वो स्मेल उसको परेशान करती थी धुएं की। One day Elizabeth stay home from work because she was expecting a package. एक दिन उसका कुछ फ्लिपकार्ट से पैकेज आ रहा था, तो वो घर पे रुकी और when she woke up that morning, The apartment smelled fine. उस दिन उसने देखा कि अपार्टमेंट में किसी प्रकार की महक नहीं आ रही। वो काम से लौटे तो महक आई, घर पे रही तो कोई महक नहीं। At 1 in the afternoon, एलिजाबेथ वेन, जब वो दोपहर बाद किचन में गई सैंडविच बनाने लंच के लिए, that was when she noticed the smell of cigarette smoke. फिर उसे स्मेल आई। She called the building superintendent. उसने बिल्डिंग सुपरवाइजर को बुलाया। By the time he arrived at Elizabeth, the whole place smelled like cigarette. पूरी प्लेस में हो गया। The superintendent told it that he was pretty sure the smoke was coming through the vent from her new downstone neighbor. उसने कहा कि जो आपके नीचे एक दूसरा पड़ोसी रहता है, उसमें जो वेंट होती है, वेंट मतलब खिड़की वगैरह मान लो, वहां से स्मेल आ रही है। द न्यू नेबर वाज ए स्मोकर, वो सिगरेट पीता था। द सुप्रीम टोल्ड एलिजाबेथ से कहा कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। द बिल्डिंग वॉज रियली ओल्ड, बहुत पुरानी है, और वेंट को सील नहीं किया जा सकता, और वो अपने कमरे में सिगरेट पी रहा है तो वो भी पूरा कानूनी अधिकार है। ही सजेस्टेड कि उसको एक एयर फिल्टर ले लेना चाहिए। एलिजाबेथ ने एयर फिल्टर ले लिया, लेकिन उसने भी काम नहीं किया। हर अस्थमा खराब होता जा रहा था, उसकी बीमारी और बढ़ती जा रही थी।
हर क्लोथ्स एंड फर्नीचर वर बिगिनिंग टू स्मेल, उसके कपड़े और फर्नीचर में से भी स्मेल आने लगी सिगरेट की। छी। एलिजाबेथ डिसाइडेड टू गो डाउनस्टैर्स टू टॉक, वो उससे बात करने नीचे गई। शी वाज गोइंग हिम टू आस्क, उसने कहा, वो से बोलना चाहती थी कि भाई तुम ये सिगरेट विगरेट छोड़ दो, मर जाओगे नहीं तो। एलिजाबेथ knocked on the door. When he opened the door, a huge wave of cigarette smoke came out. Elizabeth began coughing violently. जब वो अंदर गई एकदम धुआं धुआं आया। अब तुम किसी सिगरेट बाज के कमरे में घुस जाओ तो तुम्हें कैसे धुआं धुआं ऐसा लगेगा जैसे माउंट फ्यूजी पर्वत पे आ गए हो। द नीबर गेव एलिजाबेथ अ डिस्गस्टेड लुक, पड़ोसी ने उसको देखकर कहा, छी, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डेयर यू टू से आई डोंट स्मोक। द नेबर आस्क्ड हर, एलिजाबेथ आर यू ट्राइंग टू गेट मी सिक, क्या तुम मुझे बीमार करना चाहती हो? मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। इतना बड़ा सुट्टेबाज था वो। द नेबर आस्क्ड हर, नेबर ने उससे पूछा, एलिजाबेथ कुडंट बिलीव व्हाट ही वाज सेइंग। नो बट यू आर, वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वो कह रहा है कि तुम मुझे बीमार कर दोगी। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे बीमार कर रहे हो। ऐसा कुछ हुआ था। फिर अगर यूपी में होता तो घूसा बच जाता इतनी देर में, लड़ पड़ते दो पड़ोसी, पुलिस आ जाती, फिर ट्वीट करना पड़ता यूपी पुलिस को उनकी फोटो के साथ कि 2 अपराधी गिरफ्तार हुए। एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड, ऊपर रहता था, साइड में रहता था, नीचे रहता था, तो डाउन स्टेयर रहता था, मतलब नीचे वाली फ्लोर पे। एलिजाबेथ को क्या बीमारी थी? अस्थमा की बीमारी थी। हो गया, बताओ, इतना इजी। वाओ। अब हिंदी के वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी का, क्या बोलते हैं हिंदी को, गद्यांश आ जाते हैं हिंदी के। 76 पे हिंदी के गद्यांश नहीं है भाई, देखना सर किधर है। हिंदी का गद्यांश सब हमारे परम गुरुजी द ग्रेट, द हिंदी ज्ञाता, व्याख्याता, परम पूज्य स्वामी हमारे मोहित सर फ्रॉम कानपुर, he will stand you, नहीं understand, he will tell all these questions, he will explain you, okay? चलो, लो जी, थैंक यू बच्चा, बेंचे रहो। अब आगे की तैयारी करो सभी लोग, अभी भर्ती बैच को जाके तुरंत प्री बुक कर लो, नहीं तो आज तुमसे बहुत कुछ छूट जाएगा। चलिए, तो पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसका आंसर निकाल देंगे। गद्यांश देखो बिल्कुल घुमाया नहीं आज है, थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया से अगर पढ़ के करेंगे ना तो एक एक प्रश्न कर ले जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज से युवाओं में तेजी से फैल रही है। कई बार मतलब फैशन खातिर दोस्तों के उकसावे के लिए किए गए ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। स्कूल, कॉलेजों या पास पड़ोस में गलत संगत के दोस्तों के साथ ही गुटखा, सिगरेट, शराब, अगर हम देखेंगे यहाँ पे गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित चरम, स्मैक और आपके साथ कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों के यहाँ पर सेवन की ओर अपने आप में कदम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मादक पदार्थों की हानि दी गई है कि मादक पदार्थों को कैसे आपकी क्या आदत पड़ जाती है, उसके विषय में यहाँ कहा जा रहा है। आगे देखो बेटा, यहाँ पे लिखा पदार्थों के सेवन की ओर से अपने आप कदम बढ़ जाते हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ फ्री में उपलब्ध कराकर ऐसी लत बना दी जाती है और फिर लती ऐसी बनती, इसके लिए चोरी से लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। ये तो तुम्हारे ऊपर लिखा गया गद्यांश है, मम्मी पापा से पैसे चुरा चुरा कर और धीरे पहले सुपारी खाना शुरू करते हैं, फिर हो जाए चेस, वही दिया गया पूरा पूरा। तो आगे देखेंगे बच्चा, यहाँ पर लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। माँ बाप द्वारा दिया गया जेब खर्च वो भी अब कम पड़ने लगता है। हाँ सही है, कई लोग तो बीवी की जेवर भी बेच देते हैं, ऐसा होता रहता है। तो वही पूरा का पूरा कवि ने प्रकाश डाला है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर कई बार तो है जो आतंकता एड्स का रूप भी धारण, मतलब HIV जैसे रोग हो जाते हैं। एड्स का धारण, ये ना समझना एड्स आपके नशे से भी होते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। ठीक है, आगे देखो, रूप धारण कर लेती है। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों से नशे की आदत सीखते हैं और उन्हें लगता है कि जब बड़े कर, मतलब क्या है, यहाँ देखें, जो बड़े कर रहे हैं वह ठीक है और फिर भी वह लगता है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों,
तो बहुत ही अच्छा गद्यांश दिया गया है। इससे हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। हालांकि ये गद्यांश अगर हम देखेंगे ना, पढ़कर उत्तर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ के उत्तर क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। घर में ही चोरी आरंभ कर देते हैं, ऐसा कहा गया है। चिकित्सीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थ से व्यक्ति यहां पर वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। क्या खो बैठते हैं बेटा? मानसिक संतुलन खो बैठते हैं एवं पागल तथा यहां पर देखेंगे स्वस्थता हो जाता है। यह ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनकी लत प्रभाव व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। ठीक है, ऐसे अपराध भी कर बैठता है, ऐसा कहा गया है। ऐसे वह उच्च श्रृंखला, हिंसक, अनुशासनहीन, झगड़ालू, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और लापरवाह देखो दिया गया, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मतलब मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। अबे नशे वशे करना बंद कर दो, नहीं तो देख रहे हो कितनी यहां से बीमारियां दी गई हैं। मुझे तो पढ़ाते ही दर्द हो जाता नहीं कि कभी कभी हम भी थोड़ा मोहिनी उनी डाल लेते मुंह में, है ना। तो लिखा है जुड़ा हुआ होता है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है, नशे से सेवन से, बिल्कुल सही बात है, जीवन अनमोल है। और देखेंगे यह अनमोल के अनेक राज्यों में युवा। अच्छा देखिए बेटा, इसको मैंने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद आपके आंसर करा देते कि डीआई वाले जो सर है ना, उनका इस समय पेपर ऐसा फंस रहा है तो वो इतना आकर्षित हैं, हमसे कह रहे सर ऐसे ही उड़ा दो। अरे हम कैसे उड़ा दे भाई, समझाना पड़ेगा। मानते हैं ठीक है तुमने मेहनत की है, तो वही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो वही चीज है भाई, देखो मेहनत है तो मेहनत एग्जाम की रंग ला रही है, ये प्रत्यक्ष है ना, वो तुम्हें प्रमाण मिल गया है। वैसे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब तो तुम्हें प्रमाण भी मिल गया है, प्रमाण भी मिल गया। ठीक है, अब देखो लिखा आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इनमें से कौन सा कारण उचित नहीं है? यदा कदा पान सुपारी, ये तो ऐसा दिया गया था, पान सुपारी खाना शुरू करते हैं। आगे देखो लिखा परिवार का धनी होना और बच्चों के अनियंत्रित खर्च कर, ऐसा बेटा कहीं पर तर्क नहीं दिया गया है। विकल्प नंबर बी को दोस्तों यहां पर क्या करते हैं, सही करते हैं। जबकि लिखा स्कूल कॉलेजों के आसपास मादक पदार्थों की यहां पर उपलब्धता, बिल्कुल सही है। स्कूल में लंच होता था, हम भी कूद जाते थे बाउंड्री और सुपारी खाना शुरू करते थे, धीरे धीरे नशेल बन गए। तो ऐसा यहां पर दिया गया, तो आपका सी विकल्प भी बच्चे सही दिया गया। आगे लिखा नशा करने वाले, क्या लिखा है, साथियों की संगत, बिल्कुल उसमें दिया गया था नशा करने वाले साथियों की संगत से भी आपका उत्तर। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे वी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां पर हम देख लेते हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा गद्यांश दिया। आप लोग कह रहे हैं बेटा गद्यांश घुमा रहा है। भाई मेरे ये बताओ, यूपी ट्रिपल पैट की तैयारी करो और यार इतना भी गद्यांश नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। आगे देखो बच्चा क्या लिखा है, शारीरिक अक्षमता, मतलब बिल्कुल सही, नशे में दिया गया था। आप कह रहे हो बहुत ही गद्यांश घुमाएगा, बेटा मुझे तो नहीं लग रहा गद्यांश घुमाएगा, सिंपल बस उसने 1 2 3 करके ऐसे विकल्प बना दिया है। तो यहां पर जैसे लिखा है, ये मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता, मतलब क्षमता आपकी कम हो जाती, दिया गया था। पागलपन और सुसुप्ति, ये भी दिया गया था। और एचआईवी और एड्स, ये भी दिया गया था, ऐसा होता है। आगे लिखा मानसिक असंतुलन, ये बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो देखो यहां पर सभी सही, तुम कह रहे गद्यांश घुमा रहा है। भाई मेरे जब पढ़ोगे तभी तो उत्तर निकाल पाओगे, जब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे उत्तर निकाल पाओगे। आपकी दृष्टि से मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी हैं? तो बच्चों के मित्र, ऐसा उसमें दिया गया कि इसमें सबसे ज्यादा दोषी आपकी संगति, संगत का असर पड़ता है। तो विकल्प नंबर यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां पर अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 57 पर। अगर 57 लिखा है कि भारत में अनेक राज्यों में युवा वर्ग में ऐसी नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण क्या है? तो राज्य सरकारों अपने राज्य में नशीली वस्तुओं का उत्पादन करके प्रयोग रोकने में सामर्थ्य नहीं है, इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति हो रही है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसका उत्तर हम लोग क्या है, ये बिल्कुल वहां पर तर्क आपका दिया गया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए गद्यांश में थोड़ा बड़ा है तो समय लगता है, फिर हम इसको और स्पेशल करा देंगे, परेशान मत होइएगा। यहां लिखा है मादक द्रव्यों की सबसे 58 लिखा मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता दिखाई देती है? तो हमने यहां से उत्तर जो निकाला था 58 का सी निकाला था, यानी कि 1 अनुशासनहीनता और हिंसा, बिल्कुल सही दिया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो बच्चा, यहां पे लिखा आपका स्वास्थ्य की प्रति सजगता, अच्छा अब नशा वशा करोगे तो सजगता है, तो कितना गलत दिया है। मानसिक संतुलन खो देता, बिल्कुल सही दिया था। और बच्चे यहाँ लिखा चोरी करने की आदत, नहीं जेब से चोरी कर लाते थे मम्मी में, हमने कहा था कि बीबी की जेबर लोग बेच देते, तो देखो वही तो दिया गया। क्या है गुरुजी गद्यांश कठिन था, बच्चे कह रहे गद्यांश कठिन, एक बार आप पढ़ोगे तो बस उसमें आपके ये दे दिए 1 2 3 स्टेटमेंट दिए। तो यार यूपी ट्रिपल पैट की तैयारी करो, 37 लाख बच्चों में सीधी बात है कंपटीशन बढ़ाएंगे कैसे? और गुरुजी इनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से करना भी सिखाया था। देखो अगला ये दिया गुरुजी, इसके आंसर बता देते हैं, इनको स्पेशल करा देते हैं क्योंकि इसमें समय लगेगा, क्योंकि आपको भी डीआई करानी है।
तो इसमें देखो 59 में आपका क्या उत्तर दिया गया है। जब बच्चे पढ़ोगे ये भी मुझे बहुत ही सरल लगा, परेशान मत होना, नहीं तो तुम्हें लग रहा हो कि गुरुजी चाप गए। देखो हम लोग चापने वाले हैं नहीं, छापने वाले हैं, ठीक है। तो यहां देखो 59 में लिखा रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो मैंने इसका 59 का बी निकाला था, यानी 2-4, रमेश की जोखिम रहित निवेश किया और शेयर खरीदना निवेश, ये दोनों इसके उत्तर क्या होते सही। हालांकि कुछ लोगों ने तर्क इस पर दिया है, लेकिन हमें वहां पर दोनों मिले जब पढ़े तो हमारे हिसाब से तो यही सही, और ऐसा हुआ भी लेखपाल में। लोगों ने तर्क 3-3 दिए, बाद में एग्जाम वालों के प्रश्न सही हुए, आंसर की आयोग ने भी माना, तो ऐसा भी तर्क यहां पर दिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं 60 निम्नलिखित में बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो बेटा यहां पर निवेश का उदाहरण आपका कौन सा नहीं है, तो 60 का यहां पर देखेंगे 60 है कौन सा, अच्छा इसमें पहुंचेंगे। 60 का बेटा यहां पर उत्तर हमने निकाला था सी, तो सी वाला आपका सही हो, 1 2 4 ये सही हो जाता है। 61 का बच्चे हमने निकाला था उत्तर डी, सेविंग बैंक खाते से। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का, तो यहां पर सेविंग बैंक खाते में रखा गया। आगे बच्चा देखना, इसके पेपर के विकल्प इधर उधर गुरुजी है, नहीं तो तुम उससे मिला रहे हो कि सब गलत लग रहा है तो तुम घबरा जाओ, घबराना नहीं बेटा, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे मन में विचार चल रहा हो कि सेट इधर उधर है, नहीं तुम्हारे मन में ये हो घबराहट पैदा हो जाए कि ये मास्टर ने क्या बता दिया, हमारे तो सारे गलत निकल रहे। तो विकल्पों का भी खेल है इस बार, ऐसा नहीं कि जो बता दिया बस वही विकल्प हो गए। 62 पे हम देखेंगे, लिखा अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश में कौन सी विशेषता सही है। निवेश के दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जाना, ये वाला आपका दिया गया है। और आप सभी लोग देखेंगे 62 का हमने जो उत्तर निकाला ए का मतलब 1 और 4, ए भी सही है और ये भी सही, यानी बच्चे विकल्प 1 और 4 को हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सही करते हैं। भाई साहब हमें लगता है कि गुरुजी हमने बहुत बड़ी गलती की, पेपर देने नहीं गए, हम आप लोगों की क्लास देखते रहे, हम भी नंबर ला सकते थे सर, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि जीके के हम कर नहीं पाएंगे, रीजनिंग डीआई में मसफल हो जाएंगे, तो इस वजह से नहीं गए। आगे तो लिखा निम्नलिखित में से बताइए कि कौन से विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो बेटा यहां पर देखो विकल्प नंबर डी, ये पांचों के पांचों प्रश्न। तो बच्चा आप समझ सकते हो ना कि आपका कितना आसान। आप ये कह रहे हो गद्यांश, बेटा ये बताओ 100 में 100 क्वेश्चन थोड़ी ना किसी के सही होते हैं, अगर एक आधा प्रश्न गलत भी हो रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है गद्यांश में तो नहीं गलत होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या करिएगा, पढ़ के। सर बहुत हार्ड आया है फर्स्ट मेरे एग्जाम में 90 क्वेश्चन से पहले। अरे बेटा 90 करके आ रहे हो फिर भी कठिन बोल रहे हो, बताइए गुरुजी। बोले 90 सही है, कठिन पेपर है, ये 100 चाहते 100। अबे हीरो वर्दी वाला ज्वाइन कर लेना, नहीं बाद में पछताओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक परिवार में 4 बालक, अरे इनसे गुरुजी कह रहे वर्दी वाला ज्वाइन कर लेना, बाद में पछताने वो का तो मौका सर मत देखो देना। अब सीधी बात है, 1 रुपए का लालच कर गए, समय नहीं दिया, नहीं टेस्ट तो सीरीज DI में। सेम आपने दिखाई, सर, सारी के साथ और मैं मैंने तुम्हें एक proof कल के वाला साथ गद्यांश था ना सर, वो सेम रखा हुआ है, जो हम लोगों ने उसका डिस्कशन किया और भी उससे सही तरीके से किया हमसे था। ज्यादा आलसी तो आयोग है। कल वाला क्वेश्चन सेम उठा के रख दिया डीआई का, कल वाला क्वेश्चन है ये वाला, तो आपको आप दिख चलिए रहा DI होगा। देख लीजिए। कल वाला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन उठा के रख दिया है डीआई का। क्या कि 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या 3000 दी गई है, कल आपको याद है कि 5000 दी गई थी। कल कितनी दी गई थी? 5000 दी गई थी, है ना। मुझे तो डेटा भी याद है कल का। फिर यहाँ पर कल 500 दिया गया था, यहाँ 450 दिया गया था। इस बार यहाँ 400 कर दिया और यहाँ 300 कर दिया। यहाँ 500, यहाँ 350, यहाँ 500, यहाँ 450, यहाँ 550, यहाँ 400, यहाँ 500, 450, यहाँ 600 और यहाँ पर 500। कल वाला डेटा एज इट इज, बस सिर्फ डेटा चेंज करा है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। तो अगर किसी ने कल का एनालिसिस देखा होगा तो वो तो क्वेश्चन में धुएं भराया होगा। सेम क्वेश्चन कल आया था कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या अधिकतम दिखाई गई है। कल क्वेश्चन आया था सेम, आज भी यही आया है। अब छोड़ने वाले, हमने क्या कहा, ये तो हमारे ज्वाइन करने वाले हैं, ये छोड़ने वाले हैं। अब जैसे वर्ष दिया गया 2011, तो इससे तो पिछला वर्ष कोई है ही नहीं, तो इसका डेटा हमें नहीं निकालना। 2012 की यदि बात करें तो यहाँ कितना हो गया, 400 माइनस 350 डिवाइडेड बाय, क्योंकि पिछला वर्ष कितना है 400 गुणा 100, है ना। 2 0 से 2 0 घटे, 50/4 मतलब 25/2, 25/2 मतलब सॉल्यूशन आप सभी कर ही सकते हैं। सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, एक बिल्कुल प्रॉपर क्लास में कराऊंगा, है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा आपका वो प्रॉपर क्लास के अंदर होगा, और क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे भी। ऐसे ही 2013 का भी आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही 2014 का आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। फिर ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, या एक करके दिखा देता हूं चलो आपको सॉल्व, आपके दिल की तसल्ली के लिए ना। देखो पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले, एक सॉल्व कर देता हूं ना, टाइम है क्योंकि हमारे ही लास्ट है ना, हमारे बाद तो किसी का है नहीं ना, मैं सॉल्व ही कर देता हूं इसको।
जैसे यहाँ बोला गया 2011 का डेटा छोड़ दीजिए, 2013 पे आ जाइए, 2012 पे आ जाइए सबसे पहले। तो 2012 का जब आप डेटा देखेंगे तो यहाँ छोड़ने वाले कितने हैं भैया, यहाँ छोड़ने वाले आपके ये हैं और इससे पिछले वाले ये हैं। ठीक है, हमने जोड़ने वाले कर दिए थे क्योंकि इस लाइन को, जो रेड कलर से आपकी लाइन है, इस लाइन को मैं दिखा रहा हूँ ज्वाइन करने वालों की, यानी कि शामिल करने वालों की। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको मैं दिखा रहा हूँ छोड़ने वालों की, यानी कि लेफ्ट करने वालों की। ये वो है जो छोड़ के चले गए। आप बताओ सॉल्व करा दूं या सिर्फ समझा दूं? अभी जैसा आप कह दो वैसा सही है ना। अब यहाँ छोड़ने की बात करूंगा तो 500 माइनस 350 पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है, तो 350 गुणा 100। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? छोड़ने वालों की, ज्वाइन करने वालों की नहीं कह रहा है। तो ये कितना हो गया? 150 बटा 350 गुणा 100 है ना, 350 गुणा 100, यानी कि 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 सते 35, 300 बटा 7, 300 बटा 7 यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 7 चौक 28 करके। ऐसे ही 2013 का, 2013 में छोड़ने वाले कितने हैं बेटा? 150 है ना, और इससे पिछले कितने थे? 500। तो 500 माइनस 450, सॉरी डिवाइडेड बाय पिछले वाले कितने थे? 500 गुणा 100। तो आपका यहाँ पर 2013 का ये आ गया। ऐसे ही 2014 का आप निकाल लेंगे, और जब आप सबका निकाल लेंगे तब आपको एक बात पता चलेगी कि जो सबसे यहाँ पर पूछा गया अधिकतम है ना गिरावट, या ये चीज जो है वो अधिकतम आई, तो वो किस में आई? क्या कह रहे हो? सिर्फ आंसर बता दूं फिलहाल? चलो फिलहाल आंसर लिख लो, फिर एक सॉल्यूशन की पूरी क्लास लिख लेंगे, है ना, क्योंकि ये तो आंसर की चेक करने का ही टाइम है। अगली शिफ्ट वाले भी अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो फिलहाल हमने, खैर फिर भी मैंने सॉल्यूशन बता दिया, कैलकुलेशन आप देख लेना। सो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 2012। ठीक है, इसका जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या। अब देखो यहाँ पर संख्या की जब बात की गई तो ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में संख्या 3000 थी, स्टार्टिंग में संख्या 3000 थी। फिर हमारे स्कूल में 400 बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनी हो गई? 3400। हमारे स्कूल से 350 बच्चे चले गए, मतलब कितनी हो गई? हमारी 3050। फिर हमारे स्कूल में 500 बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनी हो गई? आपकी 3550। फिर हमारे स्कूल से 350, फिर हमारे स्कूल से 400 बच्चे चले गए, कितनी हो गई? 3050, है ना, 3150। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा वो पूरा ग्राफ। अब मैं बार बार ग्राफ ऊपर करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, सो फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ, यानी एक पूरा इसका सेशन लाऊंगा रात में, उसको सॉल्व करा दूंगा। तो ये कितना हो गया आपका? 1.7%। ठीक है, ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? कल एनालिसिस देखा था, मतलब जब एनालिसिस के बाद मैंने सॉल्व कराया था, अगर आपने तब देखा होगा तो सेम ही क्वेश्चन था कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वालों की कितनी संख्या थी। वहां आंसर कितना आ रहा था? 5000 आ रहा था, है ना। और यहाँ अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ आंसर आ रहा है 3150, मतलब 3150। वहां कितना था? कल आपका आंसर जो आ रहा था वो 5000 आ रहा था, मतलब वैल्यूज चेंज हो रही है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन में तक बदलाव नहीं किया है, इसी को कहते हैं आलसपन। ठीक है, फिर अगला देखिए, यहां कह रहा है दी गई अवधि के दौरान, वहां पर क्या दिया गया था? समवार्षिक अवधि, मतलब टोटल लिया था, वही तो था। यहां पर कह रहा है दी गई अवधि के दौरान, केवल इतना। इसका आंसर कितना आ रहा है आपका? इसका आंसर आ रहा है आपका 7:10, है ना, कि न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या कल भी सेम था, कोई बदलाव नहीं है। वहां पर न्यूनतम संख्या ज्वाइन करने वालों की, अधिकतम संख्या छोड़ने वालों की। कल था 450 और 650, आज की वैल्यूज के हिसाब से आपका आ गया आंसर 700 और 1000, यानी कि आपका एक तरीके से 7:10। ठीक है, फिर 68वां क्वेश्चन था 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले संख्या का कितना प्रतिशत है? कल था 2002 का 2003 से कितना प्रतिशत है। मैं तुम्हें कल का भी लिख रहा हूं साथ साथ, देख रहे हो तुम, कल ये था। आज 13 से 16 कह रहा है, मतलब 2013 का 2016 से कितना प्रतिशत है। तो वैल्यूज में चेंज हो रहा है, ग्राफ में कोई बदलाव नहीं है, और इसका आंसर जो आ रहा है वो 93.75 आ रहा है। मतलब एग्जामिनर भी ना कोई आलसी व्यक्ति था, उसने कहा कौन करे क्वेश्चन में बदलाव, कौन करे इतनी मेहनत। यहाँ आपको शायद, क्योंकि ये तो फोटो खिंचा हुआ ग्राफ है, वैल्यूज क्लियर नहीं दिख रही होंगी। 30, 45, 65, है ना, यहाँ 50, और यहाँ कितना था? 70, यहाँ 55, यहाँ 80, और यहाँ पर भी नहीं,
यहाँ कितना था 85, यहाँ 85, तो ये वैल्यूज थी। अब देखिए इन वैल्यूज पर कह रहा है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन। अब 2005 और 2006 का औसत उत्पादन कितना आ रहा है 125/2 है ना, का उत्पादन किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के समान था। तो देखिएगा ये आएगा आपका 2002 और 2007 के समान। 2002 का कितना है और 2007 का कितना है 45 और नहीं 2002 2007 नहीं, ये आपका आएगा, सॉल्व कर लेते हैं एक बार, है ना 2005 और 2006, या तो यहाँ वैल्यूज मुझे कम दिख रही है, 2007 में 70 ही है ना, हाँ वैल्यूज तो सही दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 125 बनाना है। 125 देखो किस किस का बनेगा, 7 4 11 और 5, ये तो 115 बना रहा है ना। 2005 और 2006 का हमें 125 चाहिए था। 2006 2007 का देखिए, 2006 55, 2007 कितना हो गया 80, तो ये हो गया आपका 135, ठीक है। ऐसे ही 2004 2006 का देखिए, 2004 का हो गया 50 और ये हो गया आपका 6, तो 50 + 55/2, ये हो गया आपका 115/2, है ना। ये कितना हो गया आपका 115/2। फिर 2004 2005 का देखिए, तो ये हो गया आपका 120, और 2002 और 2007 का देखिए, हाँ तो ये हो गया ना 2002 और 2007, कैसे 2007 में कितना 80, 2002 में कितना 45, तो 45 + 80 मतलब कि 125, औसत चाहिए /2, तो ये और ये बराबर आ गया, मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2002 और 2007। अब देखो जिसके में ऑप्शन ए था, मेरे पास जो सेट आया उसमें ऑप्शन ए है, तो इसलिए उनका फायदा हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए डायरेक्ट ही उन्होंने सॉल्व किया होगा, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई। तो 2003 में कितनी थी वैल्यू 65, और यहाँ कितनी थी 50, या जो भी आपकी वैल्यू थी, है ना। सो यहाँ पर 2003 से 2007 में मतलब 23% की लगभग गिरावट आई, तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा 70 का ऑप्शन 3। अगर आपने 3 किया है तो बिल्कुल सही किया है। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए, है ना। वैसे नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चे तो अब अंदर जाना शुरू हो गए होंगे। कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई। मतलब आप क्या करोगे 2002 - 2001 / 2001 × 100, है ना। ऐसे करके आप डेटा निकालोगे, डेटा निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2002, मतलब 2002 में जो है सबसे अधिक उत्पादन या वृद्धि जो भी आप कहेंगे वो हुई थी। देखो इजी है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। फिर कह रहा है दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का औसत उत्पादन से अधिक था। मतलब आपको औसत निकालना है। औसत सभी जानते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल पदों का योग। औसत निकाल करके औसत जो आपका आया वो लगभग 60 आया था। 60 से अधिक कितनों का था, तो यहाँ पर जो अब आप वैल्यू देखोगे टेबल में तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगी 60 से अधिक 4 का था। और कल भी आंसर, सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी आंसर 4 ही था। ये मतलब देख रहे हो इंपॉर्टेंस कि कल भी आंसर 4 था। 73वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2008 - 2001 / 2001 × 100 करना था। द वैल्यूज आपको टेबल में गिवन थी, ग्राफ में गिवन थी, और इसका जो करेक्ट आंसर आया वो 183.33% आया। तो 73 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ये हम अपलोड भी करा देंगे, अभी आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर अपलोडेड हो जाएंगे, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए 74 क्वेश्चन, इसको मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा आया था। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, तो मुझे भी बहुत हल्का ही दिख रहा है बट दिख रहा है ना। क्वेश्चन में दिया गया था कि विभिन्न 5 कंपनियों द्वारा, है ना, कंपनियों का में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दिखाई है। तालिका में इस लेखा के अनुक्रम विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। अब कुछ लोग इसको अनुपात में ले गए, कुछ लोग इसको अनुपात में ले गए। अनुपात नहीं है, जैसे यहाँ 12 लिखा है और यहाँ 14 लिखा है, यहाँ पर पुरुष लिखा था, है ना, और यहाँ पर महिलाएं लिखा था। बेटा अनुपात थोड़ी ना है, अपने मन से अनुपात मानने से अपने मन से कुछ थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पर मेंशन है प्रतिशत, तो यानी कि ये 12% है, ये 14% है, यहाँ 9% है और यहाँ 7% है। तो जो वैल्यूज दी गई है
वो प्रतिशत यहां पर है, ये क्या है प्रतिशत। अब आप कहोगे सर ये तो 100% नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, ये कुल कर्मचारी हैं 450 जो है इस विभाग के कुल कर्मचारी हैं, उसमें से लेखा विभाग में इतने काम करते हैं, अनुसंधान में इतने करते हैं, बाकी कहीं और करते होंगे। ये थोड़ी बोला गया है कि कुल कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है, नहीं, है ना। कुल कर्मचारी है लेखा विभाग में इतने करते हैं और अनुसंधान विभाग में इतने करते हैं। अब अगर मुझसे कोई बोले कि यार ये बताओ, ये लेखा विभाग है और ये आपका अनुसंधान विभाग है। अब आपसे कोई ये बोले कि बताइए कि अनुसंधान विभाग में यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट में पुरुष कितने थे, तो आप क्या कहोगे, बस इतनी सी बात, 450 मल्टीप्लाई, अनुसंधान विभाग में पुरुष कितने थे 9, तो 9 बटे में 100। हाँ कलर चेंज करूं, पेन नहीं दिख रहा, ठीक है। सो 450 गुणा में 9 डिवाइड में 150, बस, है ना, 0 से 0 गया, और आप आपका ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये क्या आपका 9 हो गया, 9 ने 81, 81 बटा 2। अब आप कहोगे सर आधा कैसे आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा वो आपको निकालना होगा, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या क्या आए थे इससे। सो इससे पहला क्वेश्चन ये था, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी एमबीए पास की डिग्री है, तो लेखा विभाग ई की संख्या कितनी 350। अब इसका लेखा विभाग ये वाला था, इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई 30%, है ना, 30% इनटू इसके 60% एमबीए वाले हैं, तो 60 डिवाइड बाई 100, तो 1020 1020 1010 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 7 बार में, 3 3 9 7 63, कितना हो गया 63। ऐसे ही आगे पढ़ो, कह रहा है अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारी एमबीए हैं, तो ई कंपनी यानी कि टोटल कर्मचारी 350, इसके अनुसंधान विभाग में कितने हैं 10 कर्मचारी, तो 10% गुणा 100, इसका 40% एमबीए धारक है, तो 40 बटा 100, 10 10 20 20 10 10 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 2 बार में, 5 से काटा 7 बार में, कितना हो गया 7 दूनी 14। कुल कर्मचारी पूछे गए थे, तो 63 प्लस 14 कितना हो गया आपका 77। देखिए आंसर आपको 77 यहाँ दिखेगा, देखिए आंसर आपको यहाँ 77 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया कितना 77। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना था, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था, है ना, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। 76 ही हो गया, 77 पे आते हैं, सॉरी 74 हो गया, 75 पे आते हैं। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सेम पैटर्न है, मतलब एक क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका समझा दिया कैसे करेंगे, आंसर ही बता रहा हूं, लेट्स ग्रो विद करिश्मा, है ना, करिश्मा जी आंसर ही बता रहा हूं। तो 75 का आंसर होगा यहाँ पर 234, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 76 का आंसर होगा 208:15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, सही है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं 77th क्वेश्चन पे और 78th क्वेश्चन पे। तो देखिए 77 और 78 के आंसर क्या है। 77 का जो आपका आंसर आया है वो 138 आया है, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, और लेखा विभाग में कंपनी यहाँ पर जो अनुपात आया है 35:11 आया है, यानी कि 78 का जो है ऑप्शन सी है, आंसर है 35:11। इस वाले का आंसर है 35:11, ठीक है, इस वाले का आंसर है 35:11। 75 को सॉल्व करूं, 75 में क्या था बेटा, 75 में कह रहा है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, तो देखो ए में लेखा कर्मचारी कितने थे, ए में कुल कर्मचारी कितने थे 450, तो ए में कुल कर्मचारी कितने थे 450, उसमें कह रहा लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, लेखा कर्मचारी कितने थे आपके 12 और 14 26, 12 और 14 कितना था 26 बटे में 100, है ना, के अनुसंधान की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 गया, 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 13 बार में, 5 से काटा 9 बार में, है ना, 13 निम 117, तो ये आ गया 117। कह रहा है ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या। अब ई में कुल संख्या निकालने के लिए अनुसंधान चाहिए,
ई का अनुसंधान मैं यही निकाल देता हूं, तो ई में कितने हैं 350, अनुसंधान कितना है 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 35, तो ई में अनुसंधान कितने आ गया 35 आ गया, ई में अनुसंधान कितना आ गया 35 आ गया, तो 117 माइनस 35 डिवाइड बाय, कह रहा है कि संख्या से, किसकी, अनुसंधान की कुल संख्या से, तो 35 गुणा 100, आपका डिवीजन करिए, 7 में 5 गए तो 2 बचे, और 10 में 11 में 3 गए तो 8 बचे, डिवाइड में ये हो गया 7, और ये हो गया आपका कितना 20 बार में इंटू 20 डिवाइड बाई 7, तो 7 एकम 7 आपका कितना हो गया 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 0 डिवाइड बाई 7, डिवाइड किया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 इधर गया, 7 या 21, 7 या 21, 3 इधर गया, 7 चौक 28, मतलब 234 जो मैंने आपको आंसर बताया अभी। ठीक है, मैं इसीलिए आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बाद में सॉल्व कर दूंगा। ऑल्दो क्वेश्चन इजी है, कोई टफ नहीं है, सामने सामने देखो मैं आपके सॉल्व कर सकता हूँ और करके दिखा रहा हूँ। जो हमें आपसे, अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, बाकी मैंने आपको आंसर्स लिखवा दिए हैं। 78 का 35:11। अब आते हैं 79 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जबरदस्त है, ये क्वेश्चन आपका जबरदस्त है। कैसे जबरदस्त है, यहाँ क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में कराया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है ना। मैं मॉक टेस्ट बता देता हूँ, अभी भी अवेलेबल है, वो 1 रुपए वाली ना अभी भी अवेलेबल है, खर्च कर लेना 1 रुपए और देख लेना क्या सर सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको राज्य दिए गए हैं, कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत। तो ये तो गरीबी रेखा कहाँ की, नीचे की दी गई है। अब मैं ऊपर की बात करूं, जो गरीबी अभी गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या भी तो होती है, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या तो है ही। अब गरीबी रेखा से ऊपर की संख्या कितनी हो गई, जब ये 30 है तो वो 70 हो गई, ये 20 है तो वो 80 हो गई, ये 25 है तो वो 75 हो गई, ये 20 है तो वो 80 हो गई, है ना, ये 15 है तो ये 85 हो गई। सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है, सेम क्वेश्चन हमने भी आईबीपीएस क्लर्क के पैटर्न पर दिया और इन्होंने भी आईबीपीएस क्लर्क के पैटर्न पर दिया। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया है। क्या, पुरुष और महिलाओं का अनुपात। गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे वाले तो ये रहे और ऊपर वाले ये रहे, गरीबी रेखा से ऊपर वाले आपके ये रहे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे, अब यहां पर क्वेश्चन में संख्या दी गई है 7 मिलियन, है ना, कह रहा है राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर, तो डी पे आए, डी पे आए। यहां पर गरीबी रेखा से ऊपर कितने हैं 80, गरीबी रेखा से ऊपर का 80%, प्रतिशत को हटाओगे आपका 100 आएगा। गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या, अब गरीबी रेखा से ऊपर महिलाएं कितनी थी बेटा, राज्य डी में महिलाएं कितनी थी, 3 थी, तो गुणा 3 से, यानी कि तीसरा हिस्सा महिलाओं का कुल हिस्सा कितना था 7वां, यानी कि 7 इंटू, है ना, यदि है ज्ञात है कि डी की जनसंख्या 7 मिलियन, 7 मिलियन मतलब 70 लाख, 7 मिलियन मतलब 70 लाख, 70 लाख मतलब आपके हो गए 70 और उसके आगे 5 जीरो, है ना। अब आपने सॉल्व किया, इससे ये कटा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कटे, है ना, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कटे, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 1 जीरो ये आ गया, 2 जीरो ये आ गए और 1 जीरो ये आ गया। तो देखो आपके पास ऑप्शन में यहाँ दिया गया था, यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपके पास दिया गया था 2.4 मिलियन। समझने वाली बात थी ये क्वेश्चन। आज मैं ये कहूंगा टफ नहीं थे, कल टफ थे, मैं मानता हूं कि कल की शिफ्ट जो थी थोड़ी सी टफ थी सेकंड वाली, लेकिन आज की शिफ्ट को अगर कोई टफ कहेगा तो वो गलत बात है, क्योंकि समझने वाली बात थी, क्वेश्चन इजी था। तुम्हारे सामने बोर्ड पे देख लो, एकदम से तुम्हारे लिए करके भी दे दिया। ठीक है, बाकी के आंसर बता देता हूँ। सॉल्यूशन जो है मैं आपको मतलब बाद में कराऊंगा क्लास के अंदर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया 2.4 मिलियन आया, आपने देख ही लिया, आपके सामने सॉल्व हो ही गया है। अगर हम बात करें 80वें क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर आया है वो आपका आया है 5, यानी कि 5 मिलियन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 यानी कि 5 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। तो 81 की अगर हम बात करें, 81 में अनुपात का प्रश्न था। अनुपात तो बहुत आसान होता है, खेलना होता है सिर्फ डिवीजन से। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1:2 आपका आंसर आया है, यानी कि 1:2। 81 का क्या है, ऑप्शन बी। फिर 82 की यदि हम बात करें, 82 का क्या है, 82 का सी, दैट इज 1.8 मिलियन। 82 का क्या है, सी, यानी कि 1.2 मिलियन। और 83 आपका लास्ट क्वेश्चन है, और 83 आपका लास्ट क्वेश्चन है,
जिसका आंसर है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आ रहा था। ठीक है, सॉल्व करा तो दिया, मतलब तरीका सिखा दिया ना। अब तो तुम्हारा पेपर है, आराम से जाके पेपर देके आओ, रिलैक्स होकर के पेपर देके आओ। आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत सारा ऑल द बेस्ट। जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि प्रतिशत दिया गया है या रेशियो दिया गया है। आधे से ज्यादा यही कंफ्यूज हो जा रहे हो कि प्रतिशत है या रेशियो है। इस चीज को ध्यान से करना। सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं, कुछ यूट्यूब पे, कुछ आपके टेस्ट सीरीज में, कुछ आपके बैच में। तो मतलब सभी जगह हमने लगभग सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं और आपके पास जो भी चीज थी आपने वहां पूरा ही पढ़ा होगा। और एक क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट वाला मैं आपको टेस्ट सीरीज का, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा वैल्यू सेम है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, पॉवर्टी लाइन वाला। जिसने टेस्ट सीरीज लगाई होगी ना वो कर लेगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन इतना ही, यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी है, अगला पेपर अच्छे से देके आइएगा। पेपर को ना देने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। मतलब रिलैक्स का मतलब ये होता है कि पेपर में जाते हबड़ दबड़ मत काटिए, थोड़ा सुकून से पेपर सॉल्व करिएगा। जब आप सुकून से करेंगे तो अच्छा होगा। 2 मिनट ना ध्यान लगा लेना पेपर से पहले, ऐसे करके ओम, उससे ना माइंड शांत हो जाएगा, और माइंड शांत हो जाएगा तो पेपर अपने आप अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक क्लियर है। सारे सॉल्यूशंस शाम को सेशन लेके आऊंगा, सारे सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। तो टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, सभी को ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।